आधुनिक भारत में मैंने उस दिन सिलेबस डिस्कस कर लिया था आप लोग के साथ में, और सिलेबस के बाद में हम लोग आज जो पहला टॉपिक है उस पहले टॉपिक पे जाने वाले हैं। कौन सा था पहला टॉपिक? उत्तरकालीन मुगल काल। उत्तरकालीन मुगल काल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको ये बात समझनी है कि मुगलों का विघटन कैसे हुआ भारत के अंदर, ठीक है। क्योंकि मुगलों का जब तक विघटन नहीं होगा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी कैसे, इसलिए हमको मुगलों का विघटन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैं बता भी दे रहा हूँ क्या पूछा जाएगा। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कारण बताएं, सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड कि कारण बताएं। अब वो कारण बताएं प्रीलिम्स में भी बन सकता है कि आपके 4 ऑप्शन दे दें अलग अलग तरीके के और उससे पूछा जाए कि ये कारण रहे थे मुगल इसलिए यहाँ पे समाप्त हो गए। और ये भी पूछ सकता है मेंस में भी कि वो कारण क्या थे कि जिससे उत्तरकालीन मुगल काल के अंदर यहाँ पे मुगल इतनी बड़ी जो व्यवस्था चल रही थी मुगलों की वो संभाल नहीं पाए, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन घूम फिर के कहीं भी बनेगा तो क्या बनेगा? कारण पे ही बनेगा, ठीक है। तो कारण बताओ ही एक क्वेश्चन है हमारे सामने। अब कारण को समझने के लिए हमको यहाँ की स्टोरीज जानना ज़रूरी है। आप कारण क्लास में खुद बताएंगे सब लोग, मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी बताऊँगा, उसके बाद में कारण आप लोग खुद बताएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे उत्तरकालीन मुगल काल की बातें करें तो उत्तरकालीन मुगल काल शुरू हो जाता है 1707 से। ये बात हम सबको पता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु का मतलब भारत के अंदर और मुगल शासक आना शुरू हो जाते हैं जो भारत में मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाते, ठीक है। उनकी एक क्रोनोलॉजी है, वो क्रोनोलॉजी देखेंगे हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला शासक जो आएगा यहाँ पे जिसका नाम है बहादुर शाह। इसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट था इसको। बहादुर शाह और बहादुर शाह जफर में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहादुर शाह जफर लास्ट है, ठीक है। ये प्रथम है। इनका जो कार्यकाल था वो 1707 से लेकर 1712 तक रहा। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद में इनको गद्दी से हटाया जाता है। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे जहांदार शाह। जहांदार शाह ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाता है, 1712 से लेकर 13, ठीक है। मात्र 1 साल का साम्राज्य यहाँ पे जहांदार शाह का रहता है। जहांदार शाह को यहाँ पे डिपोज कर दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है फर्रुखशेर के द्वारा। फर्रुखशेर का कार्यकाल 1713 से लेकर 1719 तक का है। 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखशेर यहाँ पे राज करते हैं। उसके बाद में फर्रुखशेर को भी काफ़ी यातनाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये साम्राज्य धीरे धीरे राजाओं से नोबल्स के हाथों में आ चुका था। नोबल्स जैसे बड़े बड़े सेनापति हो गए, दरबार के वजीर हो गए, उन लोगों के हाथ में कार्यकाल आ चुका था। तो उनकी यातनाओं का सामना एक राजा को करना पड़ता है। किस तरीके से उसकी बात करेंगे हम लोग। लेकिन फर्रुखशेर के बाद में यहाँ पे 2 राजा आते हैं जो यहाँ पे राज करते हैं, उसको मैं 4th पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। एक का नाम था रफीउद्दर्जात, एक का नाम था रफीउद्दर्जात और एक इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम था रफीउद्दौला। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला दोनों 1719 के अंदर ही आते हैं और 1719 में ही दोनों का देहांत हो जाता है। मतलब मुश्किल से 3-3 महीने 2-2 महीने रूल करते हैं ये दोनों और इन दोनों की इसी समय में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु के कारण क्या थे डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे हम। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं 1719 में भारत के अंदर 3 मुगल राजाओं ने राज किया था। पहले फर्रुखशेर, फिर रफीउद्दर्जात और फिर रफीउद्दौला, ठीक है। इन तीनों ने किया था। इसके बाद में यहाँ पे एक नया शासक आता है जिसका नाम था आलम शाह। आलम शाह जो नाम है
ये आलम शाह जो नाम है इसको लेके बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी एक आलम शाह जो मैं आपको बताऊंगा वो एक जब बहादुर शाह प्रथम यहाँ पे रूल करने आ रहे होंगे उस समय में एक मोहम्मद आज़म शाह दिखेगा आपको, ठीक है। उस मोहम्मद आज़म शाह को कभी कभी आलम शाह के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। हम लोग देखेंगे क्या नाम था, ठीक है। ये आलम शाह जो है, इन आलम शाह को एक नाम से और जाना जाता है जिसको मोहम्मद शाह भी कहते हैं, ठीक है। सुना होगा आप लोग को मोहम्मद शाह रंगीला, नाम के आगे ही रंगीला लगा हुआ है तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक, 1719 से लेकर 1748 तक। इसके बाद में एक शासक आते हैं जिनका नाम होता है अहमद शाह। 1748 से लेकर 54 तक, 1748 से लेकर 54 तक। अहमद शाह के बाद में आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 तक, 54 से लेकर 58 तक यहाँ पे आलमगीर द्वितीय यहाँ पे शासन करते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद एक छोटा सा शासन काल हमको देखना है यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी है लेकिन शासन पता होना चाहिए बीच में कौन आ गया। यहाँ पे आता है शाहजहां तृतीय, जी शाहजहां थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये मात्र 1758 से 59 सिर्फ एक साल के लिए राज करता है। कब तक? 1758 से 59 तक, सिर्फ एक साल का राज है इसका, शाहजहां तृतीय का, ठीक है। आलमगीर द्वितीय आते हैं 1754 से 58 तक, ठीक है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 तक, फिर शाहजहां थर्ड आ जाता है 58 से 59 तक, मात्र एक साल के लिए, ठीक है, मात्र एक साल के लिए। हाँ नोट करना है? नहीं मिटा नहीं रहा हूँ, करो नोट करो। फिर से बता दे रहा हूँ, बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेके 1712, जहांगीर शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, रफ़ीउद्दौला 1719, रफ़ीउद्दौला 1719। उसके बाद आलम शाह या जिसको हम लोग मोहम्मद शाह के नाम से भी जानते हैं 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, फिर शाहजहां थर्ड या शाहजहां तृतीय 1758 से 59। इतना नोट कर लीजिए। नोट हो जाए बताइए। शाहजहां तृतीय, अरे इसको ऐसे ही लिख दो बीच में, बस बीच में लिख दो, नोट डाल के लिख दो। मैंने यहाँ पे फोर्थ लिखा, हाँ शाहजहां तृतीय 1758 से 59, 1758 से 59, एक साल। हाँ जहांगीर शाह 12 से 13, मात्र एक साल। सत्रह सौ 13 से 1719, फर्रुखसियर 1713 से 1719, रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दौला दोनों 1719, दो 3 महीने का कार्यकाल है।
इधर वाला नोट हो गया सबका? इसके बाद में अगला शासक है, उसका नाम है शाह आलम सेकंड। ठीक है, ये शाह आलम द्वितीय, उनका कार्यकाल 1759 खत्म हुआ था, 1759 से लेकर 1806। ये उत्तरकालीन मुगल काल में राज करने वाले सबसे लंबे समय पर राज किया था इन्होंने। ठीक है, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। उसके बाद में अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय, उनका कार्यकाल 1806 से लेकर 1837 तक, 1806 से लेकर 1837 तक। 10th वाला है जो लास्ट, वो है बहादुर शाह द्वितीय, या ये जफर नाम से टाइटल इनका जाना जाता है क्योंकि ये शायरी लिखते थे, पोइट्री करते थे इस नाम से, तो इनको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। 1837 से लेकर 1857, 1837 से लेकर 1857, ये आपके लेटर मुगल्स हैं या उत्तरकालीन मुगल हैं, जिनका ये पूरा का पूरा चार्ट आपको बनाना है। 58 से 59, हाँ 58 से 59, एक साल बाद। पूछ लेना जहाँ समझना है। कहाँ पे क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? हाँ 1837 से 57 में विद्रोह हो गया था, खत्म था। ठीक है, हो गया नो सबका? 1857 में विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के बाद में इन्हें मुगल की सत्ता से हटा दिया गया। 1858 में विक्टोरिया डिक्लेरेशन, एंड ऑफ द मुगल पोस्ट। ठीक है, और एंड ऑफ द मुगल पोस्ट मतलब मुगलों के अधीन अब कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी या विक्टोरिया अपने हाथों में ले लेंगे। ये हो गया। वंशज तो है अभी भी। वंशज एक्चुअल में जब बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया था और रंगून भेजा गया था, तो इनके कुछ जो बेटे थे उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, हत्या कर दी गई थी, लेकिन बोला जाता है उसके बाद में एक दो लोग रह गए। जो एक दो लोग रह गए थे वो आज भी वंशज के फॉर्म में चले आ रहे हैं। ठीक है, एक वंशज है इनके फैजुद्दीन बहादुर शाह जफर, और वो आज के समय में भी है और काफ़ी मुलाकात भी है, मैं उनसे मिला भी हूँ, काफ़ी मैंने उनसे बातचीत भी की है इस बारे में। और वो आज के समय में दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में आज के समय में वो मुसाफिर खाने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
तो ऐसा है कि मुगल हो, चाहे मराठे हों, चाहे राजपूत हों, या फिर कोई भी रहे उस समय के, या नवाब रहे हों, वंशज सबके हैं आज के समय में। लेकिन किसी भी की भी कंडीशन आज के समय में आपसे और मेरे से बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब। क्योंकि गवर्नमेंट ने 1976 में इंदिरा गांधी के समय में सारे राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो भी अधिकार था इन लोगों के पास में, वो सब छीन लिया। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी का राइट इन लोग के पास में है नहीं। वरना क्लेम तो मुगल आज भी करते हैं कि लाल किला हमारा है, ठीक है, लेकिन अब तो सरकार का है, अब लाल किला इनका कैसे हो जाएगा, ये बात। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो होती रहती हैं। ठीक, और इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मेरा क्लास वो भी देखेंगे, तो मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आते हैं बहादुर शाह के ऊपर। बहादुर शाह प्रथम, ठीक, बहादुर शाह प्रथम 1707 में गद्दी के ऊपर जब मुगलों की बैठते हैं आगे, तो सिर्फ बैठ जाए आपकी कहानी यहीं तक नहीं है, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है जहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है, आपको उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 एंगल साथ में मिलेंगे। ठीक है, उन 2-3 एंगल को समझना ज़रूरी है। हमको ये पता है भारत के अंदर मराठा पावर थी, मराठाओं का उदय जो हुआ था भारत के अंदर, वो आप लोग जानते हैं कहाँ से हुआ था, अहमदनगर से। कहाँ पड़ता है अहमदनगर? महाराष्ट्र। ठीक है, तो अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर से मराठाओं का उदय हुआ, और मराठाओं का उदय हुआ था जहांगीर के काल में। जहांगीर का अंतिम समय चल रहा था, उस समय में मराठाओं का उदय हुआ। मराठाओं का उदय करने का क्रेडिट, या मराठा जो शुरू किए गए थे उसका क्रेडिट जाता था शाहजी को। उनको शाहजी को जाता था। शाहजी ने मराठाओं का उदय किया जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल के बाद में शाहजहाँ के समय में ये लोग और स्ट्रॉन्ग होते चले गए। शाहजहाँ के बाद में मैंने आपको औरंगजेब में एक नाम शिवाजी पढ़ाया था, मैंने कहा था इसको दिमाग में रख के छोड़ देना अभी वहीं पे, आगे मैं इसकी बात करूँगा। ठीक है, तो वो शिवाजी अब यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक, शाहजी के बाद में इस साम्राज्य को संभालने के लिए जो आए थे वो थे शिवाजी। शिवाजी ने इस साम्राज्य को बहुत विस्तारित किया, और साथ ही साथ में मुगलों से लगातार उनका डिस्प्यूट भी चलता रहा। कब तक? जब तक औरंगजेब शासन के अंदर रहा। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो सब हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वो तमाम संप्रदाय को थोड़ा नीचे करके और एक संप्रदाय को ऊंचा करता था, जिसकी वजह से दूसरे जितने भी संप्रदाय थे उनको उससे दिक्कत रहती थी, है ना। तो इस वजह से शिवाजी भी अगेंस्ट में रहते थे औरंगजेब के। हुआ यह था, पुरंदर की संधि याद होगी आप सबको, 1665 जो मैंने बताई थी आपको। 1665 में जब पुरंदर की संधि हो गई, तो पुरंदर की संधि के बाद में शिवाजी का कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। लेकिन शिवाजी के कंट्रोल को वो बढ़ाना चाहते थे जो इनके साथ में पेशवा लोग आके जुड़ गए थे। ठीक है, देखिए मराठा 5 सेक्ट में डिवाइड है। मराठा सिर्फ और सिर्फ एक मराठा नहीं है, मराठा 5 सेक्ट में डिवाइड है। मराठा सिंधिया भी होते हैं, मराठा होलकर भी होते हैं, ठीक है, मराठा पेशवा भी होते हैं, और ऐसे टोटल 5 सेक्ट आपको मराठास के अंदर पता होना चाहिए। जिसमें हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये राजा है। ये सब लोग कौन है? ये राजा है। राजा के अलावा 5 ब्रांचेस और टूटी जिन्होंने अलग अलग पद ग्रहण किए, जिसमें से एक पद पेशवा का निकल के आया था। पेशवा लोग कौन थे? जैसे पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये सब लोग आगे चल के राजा बने। ठीक है, किंग यही बने। पहले ये लोग वजीर हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर राजा के हुआ करते थे। बाद में इनको लगा राजा कमज़ोर पड़ रहा है, तो इन्होंने पूरी किंगशिप अपने हाथों में ही ले ली। ठीक, तो यहाँ पे शिवाजी का जो औरंगजेब से मतभेद था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था यहाँ पे संभाजी। किसको? संभाजी। शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ा संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ठीक है, संभाजी को अरेस्ट करके औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। अभी जो मराठा पावर है वो औरंगजेब के समय जेल में है, ये ध्यान रखिएगा। संभाजी को पकड़ के कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। संभाजी जेल में चले गए। ठीक है, संभाजी जैसे ही जेल में गए, संभाजी के एक भाई थे, इनका नाम था राजा राम जी। क्या नाम था? राजा राम। संभाजी के भाई का नाम था राजा राम। राजा राम संभाजी के बाद में गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। कौन? राजा राम। ठीक है, अभी इस बात को यहाँ तक याद रखिए।
अभी इस बात को यहाँ तक याद रखिए, कहाँ से बताया मैंने, शाहजी ने शुरू किया, शाहजी के बाद शिवाजी के हाथों में आया, शिवाजी के बाद में संभाजी के हाथों में गया, क्योंकि संभाजी औरंगजेब की गिरफ्त में है इसलिए ये साम्राज्य किसके पास चला गया, उनके भाई के पास जो है राजा राम। ठीक है, अभी ये साम्राज्य राजा राम के पास में। ठीक ठीक, तो मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूँ आपको, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहादुर शाह जब गद्दी के ऊपर बैठने आए थे, तो बहादुर शाह जब गद्दी के ऊपर बैठने आए थे उससे पहले भारत के अंदर मराठा पावरफुल होती चली जा रही थी। ठीक, मुगल अगर डिक्लाइन करेंगे या मुगल अगर गिरेंगे भारत के अंदर, कमज़ोर पड़ेंगे भारत के अंदर, तो दूसरी पावर जो उठेगी वो कौन सी थी, मराठा। ठीक है, मुगल कमज़ोर पड़ेंगे, मराठा पावरफुल होंगे। ये बात बहुत सिंपल सी है और ये हमको समझ में भी आ रही है, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया कि किस तरीके से ये चेंज चल रही है। तो यहाँ पे मुगल कमज़ोर पड़ रहे थे और मराठा पावरफुल हो रहे थे। उसके बाद में जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में यहाँ होता है उत्तराधिकारी की लड़ाई। पता है ना आपको, और कभी भी मुगलों के अंदर कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ कि राजा ने पहले डिक्लेयर कर दिया और वो गद्दी पे बैठ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कहें तो ज्येष्ठ अभिषेक कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ अभिषेक। ज्येष्ठ अभिषेक का मतलब होता है क्राउनशिप दे देना पहले से ही अपनी मौत से पहले राजा को। तो ये कोई भी प्रथा यहाँ मुगलों में नहीं चला करती थी, ऐसी मराठों में राजपूतों में चला करती थी, मुगलों में नहीं थी। तो ये हमेशा सामना करना पड़ा है मुगलों को इस चीज़ का। तो यहाँ जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद औरंगज़ेब के 3 पुत्र, इसमें एक नाम मैंने बहादुर शाह प्रथम लिखा हुआ है, इनका बचपन का नाम था मौज़म। मौज़म, ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था, मौज़म। दूसरे वाले अगर आप देखेंगे, इनको दूसरा मान लो, पहला जो अगर हम करें तो पहले का नाम था ताम्रबख्श। क्या नाम था, ताम्रबख्श। ठीक, ये औरंगज़ेब के पुत्र हैं जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ। पहले का नाम है ताम्रबख्श, दूसरे का नाम है मौज़म जिसको बहादुर शाह के नाम से जाना गया, और तीसरे का नाम है मोहम्मद आजम शाह। मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह। मोहम्मद शाह तो आगे हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे, चलो। मोहम्मद आजम शाह, ठीक, ये 3 औरंगज़ेब के पुत्र थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में इन तीनों में आपस में एक लड़ाई छिड़ जाएगी, एक युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक, तो तीनों गद्दी के लिए लड़ते हैं। ठीक, तीनों गद्दी के लिए लड़ते हैं। गद्दी किसके हाथों में आई है, देखा है आप लोगों ने, किसके हाथों में आई है, मौज़म के हाथों में आई है, जो बहादुर शाह है दूसरा वाला पुत्र। लेकिन ऐसा सच नहीं है, ऐसा सच नहीं। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, आज़म शाह गद्दी को छीन लेता है। कौन, आज़म शाह। आज़म शाह गद्दी को छीन लेता है और लगभग 3 महीने तक गद्दी पे शासन कौन करता है, आज़म शाह करता है, 3 महीने तक। ठीक है, उसके बाद में फिर आज़म शाह को हराता है बहादुर शाह, और बहादुर शाह फिर गद्दी पे आता है। ठीक है, लेकिन अभी मोहम्मद आज़म शाह सबसे पहले गद्दी पे बैठा। तो एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, औरंगज़ेब के तुरंत बाद बहादुर शाह गद्दी पे नहीं बैठा था, उससे पहले कौन बैठा था, मोहम्मद आज़म शाह बैठा था, जो 1707 में 3 महीने के लिए मात्र शासन करता है। लेकिन ये 3 महीने का शासन जो पर्सन कर रहा है, उसको हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, या मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, जिसका 3 महीने के शासन का कोई रोल ही नहीं है। आगे चल के ऐसे 1-1, 2-2 साल के शासक निकल जाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि कोई रोल नहीं है उनका। ये 3 महीने का शासन मैं सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इनकी वजह से, मराठा की वजह से। ठीक है, मराठा की वजह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि औरंगज़ेब ने मराठा के साथ में जो डिस्प्यूट क्रिएट करके रखे थे, बहुत बड़े डिस्प्यूट थे, कभी भी रिजॉल्व नहीं होने वाले थे, कभी भी रिजॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे जो बहुत बड़े डिस्प्यूट क्रिएट करके रखे थे मराठा ने, वो डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला मात्र 3 महीने में कौन था, मोहम्मद आज़म शाह। सिर्फ 3 महीने में इसने ये डिस्प्यूट सॉल्व कर दिए थे। देखते हैं, समझते हैं कैसे। अभी औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, 3 बेटों में युद्ध हुआ, 3 बेटों में जीत कौन गया, मोहम्मद आज़म शाह। अभी आज़म शाह रूल है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखो, आज़म शाह का रूल है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ से देखिए, आज़म शाह के रूल के दौरान क्या होता है कि मराठा पावर, मैंने आपको बताया, संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या बात करी थी, संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया किसके समय में,
औरंगजेब के शासनकाल में, संभाजी गिरफ्त में है, ठीक है। संभाजी के एक पुत्र थे जिनका नाम था शाहू जी। संभाजी के पुत्र थे, इनका क्या नाम था? शाहू जी। ये भी जब संभाजी गिरफ्त में है और गिरफ्त में संभाजी थे तो शाहू जी को भी साथ में गिरफ्त में ले जाया गया। शाहू जी भी गिरफ्त में है, ठीक है। शाहू जी भी गिरफ्त में, किसकी? औरंगजेब। शाहू जी की माता जी का नाम था जीजाबाई। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, काम आएंगे बहुत आप लोग को। मराठाओं का उदय, मराठाओं का विघटन, ये सब काम आएगा। मैं फिर से एक बार मराठा की क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। सबसे पहले मराठा को शुरू करने वाले जो थे उनका नाम है शाहजी। कहाँ शुरू किया? अहमदनगर में। शाहजी के बाद में रूल करने कौन आया? शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के बाद में रूल करने कौन आया? संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के साथ में इनका पुत्र जो शाहू जी था और उनकी पत्नी कौन है? जीजाबाई। ये भी साथ में अरेस्ट है औरंगजेब के। ये सब लोग किसके कंट्रोल में है? औरंगजेब के कंट्रोल, ठीक है। इंडिपेंडेंट कौन है? इनका भाई राजा राम। इंडिपेंडेंट कौन है? इनका भाई राजा राम। स्वतंत्र कौन है? राजा राम। स्वतंत्र कौन है? इनका भाई राजा राम। हाँ जी, शाहजी के पुत्र शिवाजी, शिवाजी के पुत्र संभाजी और संभाजी के पुत्र शाहू जी, ठीक है। याद हुआ? सबसे पहले शाहजी, शाहजी के बाद शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद शाहू जी, ठीक है। संभाजी से ये ब्रांच दो पार्ट में बट जाती है। संभाजी के भाई यहाँ पे आ जाते हैं बीच में, कौन? राजा राम, ठीक। तो राजा राम जब यहाँ पे रूल करने आते हैं तो राजा राम यहाँ पे रूल करते करते इनको समय हो गया तो इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। राजा राम का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शिवाजी द्वितीय। इनके पुत्र का नाम है शिवाजी सेकंड, ठीक। देखो ऐसे देखो, ये है शिवाजी, ये है शिवाजी प्रथम। शिवाजी प्रथम के दो बेटे हैं, एक का नाम है संभाजी और एक का नाम है राजा राम। संभाजी का एक पुत्र है जिसका क्या नाम है? शाहू जी। संभाजी की पत्नी का क्या नाम है? जीजाबाई। हाँ हाँ, उनका नाम है जीजाबाई, उनका नाम यहाँ से। राजा राम, राजा राम के पुत्र कौन है? शिवाजी द्वितीय और राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई जी, शिवाजी द्वितीय की माता जी, ठीक है। अब ये जो ब्लड रिलेशन है ये खुद लगा लेना, कौन किसकी माता है कौन किसके पिता, मैं बस बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे शिवाजी है, शिवाजी के दो पुत्र हैं संभाजी और राजा राम। सबसे पहले गद्दी शिवाजी के बाद किसको मिलती है? संभाजी को मिलती है। लेकिन संभाजी को अरेस्ट किसने कर लिया? औरंगजेब ने। इवन अरेस्ट नहीं करा था, मार भी दिया था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो संभाजी की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शाहू जी और जीजाबाई इनकी गिरफ्त में, ठीक। तो ये वाली ब्रांच तो पूरी की पूरी मुगलों की गिरफ्त में थी, ठीक। ये वाली इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। मतलब राजा राम की मृत्यु के बाद में इनके पुत्र आ जाते हैं रूल करने, जिनका नाम था शिवाजी सेकंड। क्या नाम है? शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड क्योंकि एक छोटा बच्चा है मात्र 10 और 11 साल का, तो इनको संरक्षण कौन दे रही है? इनकी माता ताराबाई, ठीक है, ताराबाई दे रही है। अब यहाँ पे ये मोहम्मद आजम शाह जो है, जो मुगल रूलर है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। वो षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस पूरी बात को बताने का मतलब वो षड्यंत्र समझना है। मोहम्मद आजम शाह जो मुगल शासक है, ठीक है, ये 3 महीने के लिए गद्दी पे बैठा। अब मुगलों के कंट्रोल में या गिरफ्त में कौन लोग हैं? शाहू जी, जीजाबाई, ये भी कंट्रोल में। संभाजी की तो हत्या कर दी गई, शाहू जी और जीजाबाई। तो देखिए मोहम्मद आजम शाह को ये बात पता है कि अगर मैं मराठाओं से अच्छे संबंध बनाऊंगा तभी मेरा मुगल रूल आगे चल के सर्वाइव हो सकता है। आपको याद है ना, अकबर याद होगा,
ठीक है, जहांगीर याद होगा, शाहजहां याद होगा। राजपूतों से अच्छे संबंध मतलब रूल लंबा करो, ठीक है। औरंगजेब ने क्या करा, इन लोगों से संबंध खराब किए थे। अब बहादुर शाह के बाद में, औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल शासक आएंगे वो सारे के सारे लोग, जितने भी राजपूत हो जाए, मराठास हो जाए, सिख हो जाए, जाट हो जाए, इन सबसे संबंध अच्छे करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मोहम्मद आजम शाह ने क्या करा कि मराठाओं से संबंध अच्छे कर लिए जाए। अच्छे करने का तरीका क्या है, बोले अगर मैं यहाँ पे राजा राम के पास में जाऊँगा या राजा राम के पुत्र शिवाजी सेकंड से कहूँगा मेरे साथ में संबंध अच्छे कर लें, तो वो लोग संबंध मेरे साथ में अच्छे करेंगे नहीं। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, राजनीतिक कारण है बहुत सारे, अपनी लैंड उन्हें लगेगा मैं छीनने आया हूँ, नहीं करेंगे। तो इनने क्या करा, आजम शाह ने यहाँ पे शाहू जी को छोड़ दिया, ये इनकी गिरफ्त में था, शाहू जी को छोड़ दिया और शाहू जी के पास में जाके बोला ओरिजिनल ब्रांच तो तुम ही हो, अगले शासक तो तुम ही को होना चाहिए मराठा का, ठीक है। ओरिजिनल ब्रांच मतलब इनके पिताजी शासक थे, पिताजी के बाद में आपको शासक बनना चाहिए, लेकिन शासन कर कौन रहा है, राजा राम का बेटा शासक कर रहा है, शासन कर रहा है। तो आप क्या करो, जाके मराठा की गद्दी ले लो और मैं आपको पूरी सहयोग देने को तैयार हूँ, ऐसा मोहम्मद आजम शाह बोलता है। और 1707 में शाहू जी को छोड़ता है। शाहू जी भागते हुए जाते हैं कहाँ पे, शिवाजी सेकंड के पास में। शिवाजी सेकंड तो छोटा बच्चा है, तो किससे बोलेंगे, ताराबाई से बोलेंगे कि मुझे अपना रूल दे दीजिए मराठाओं का, क्योंकि मेरे पिताजी का रूल था ये, अब पिताजी के बाद में मेरे पास में आना चाहिए। तो कोई अपना शासन आसानी से दे देगा क्या, नहीं देगा, नहीं देगा। तो आपस में क्या हुआ, इन दोनों में एक लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाती है। मराठास को आपस में लड़ा देता है कौन, मोहम्मद आजम शाह। मराठास को यहाँ से शाहू जी निकलते हैं, शाहू जी निकल के यहाँ पे शिवाजी सेकंड की गद्दी लेने जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई में शाहू जी विजयी हो जाते हैं। कौन, शाहू जी विजयी हो जाते हैं। शाहू जी को विजय होने के पीछे एक बहुत बड़े पेशवा का हाथ था, जिनको हम लोग पेशवा बाजीराव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव आके इनकी मदद करते हैं और यहाँ पे इनको हरा दिया जाता है। तो मराठा की जो पावर है, महाराष्ट्र पूरा किसके कंट्रोल में आ गया, शाहू जी के कंट्रोल में आ गया। शाहू जी फेवर किसको करेंगे, मुगलों को करेंगे, क्योंकि मुगल ने इनको छोड़ा और इनकी गद्दी इनको वापस दिलवाई है। तो ये 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा क्रियाक्रम किसने किया था, आजम शाह, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मराठास को मुगल के फेवर में लाने वाला जो था वो बंदा है ये मोहम्मद आजम शाह, ठीक। ये सारे काम कर ही रहा था, मराठास को अपने फेवर में ले रहा था, सिख को अपने फेवर में ले रहा था। इतने में क्या होता है, बहादुर शाह इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। बहादुर शाह क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। अब बहादुर शाह का अटैक, आप लोग ने एक लड़ाई सुनी होगी, एक लड़ाई होती है जजाऊ की लड़ाई, ठीक है। जजाऊ की लड़ाई 1707 में होती है, 2 मुगल शासकों के बीच में। वो मुगल शासक बहादुर शाह थे और आजम शाह था, ठीक है। उस जजाऊ की लड़ाई में आजम शाह की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा। और गद्दी पे अब कौन आ जाता है फाइनली, बहादुर शाह, ठीक है। तो जो इतनी माथापच्ची हम लोग ने इतनी देर की है, इस 3 महीने के शासक के चक्कर में की, ठीक है। क्योंकि इसने 3 महीने के अंदर मराठास को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को तो बताओ, फिर से बता दूंगा। मराठास जो थे वो मुगलों के अब कंट्रोल में आ गए थे, वापस से सहयोग में आ गए थे। हाँ, मराठास पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते। अभी यहीं पे मराठास को इतना देख लो, यही क्रोनोलॉजी याद हो गई तो बहुत कुछ याद हो जाएगा मराठास के अंदर, ठीक है। मराठास 2 तरीके के कर लिया करते थे मुगलों से। कौन से कर थे, 2 तरीके के कर मराठास मुगलों से लिया करते थे। एक्चुअली में वो कर लगने वाले थे लोगों के ऊपर, लेकिन वो मुगलों से कलेक्ट करते थे, क्योंकि मुगल लोगों से कलेक्ट करते थे और ये लोग जाके उनसे कलेक्ट करते थे। कौन से करते वो, सरदेशमुखी और चौथ, ये 2 कर हैं जो मराठास को मिला करते थे, सरदेशमुखी और चौथ। ये दोनों कर दक्षिण भारत के अंदर मराठास का कोई शासन नहीं था, प्रशासन नहीं था। उसके बाद भी मुगलों ने इनको परमिशन दी हुई थी कि आप जो है दक्षिण भारत में जो हम कर कलेक्ट करते हैं वो कर के ऊपर हम आपको भी अधिकार देंगे। तो ये कर सरदेशमुखी और चौथ के नाम से जाने जाते हैं मराठास के अंदर, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था PCS में कि सरदेशमुखी और चौथ जो कर थे वो कलेक्ट करने वाले कौन थे। ऑप्शन में दिया था राजपूत थे, मराठास थे, सिख थे, जाट थे, ऐसे ऑप्शन दिए गए।
ठीक है। तो उसमें मराठा, सरदेशमुखी और चौथ को कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, ध्यान। हाँ, एक्चुअल में मुगल ऑफिशियल्स, जो मुगल के अधिकारी होते थे, वो कर को कलेक्ट करते थे, और जो कर कलेक्ट होता था वो मराठास में बांट दिया जाता था, बस ऐसा। ठीक है, बहादुर शाह के पास फाइनली गद्दी आ जाती है। मराठास की पूरी स्टोरी समझ के हम लोग यहाँ आ जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम के पास में गद्दी आ जाती है। बहादुर शाह प्रथम के पास में जैसे ही गद्दी आती है, 1707 कौन सी किताब पढ़ते हो अरुण, मुझे बता तो दो, तो जिसमें 2 साल 3 साल हमेशा ऊपर नीचे होता है। 1707 के अंदर बहादुर शाह प्रथम गद्दी के ऊपर आके बैठ जाते हैं, और गद्दी के ऊपर जब ये बैठते हैं तो इनकी उम्र होती है इस समय 65 वर्ष की। कितनी होती है? 65 वर्ष। अब किसी किसी में 63 वर्ष भी लिखा है, तो उसके लिए मुझसे लड़ना मत, ठीक है अरुण, ठीक। हाँ, तो कहीं कहीं 63 भी है, कहीं 65 भी लिखा है, लेकिन अप्रॉक्स एज बता रहा हूँ मैं, लगभग 65 साल, ठीक है। हाँ हाँ, जजाऊ का ये उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है जजाऊ, आगरा के पास में। हाँ, तो उसी वहीं पे ये है, हाँ, जजाऊ की लड़ाई 1707, और बता देता हूँ, फरवरी 1707, ठीक, फरवरी 1707। तो अरुण, फरवरी 1707 में बहादुर शाह आ गए, ठीक है, 1709 में नहीं आए। अब हम बहादुर शाह प्रथम पढ़े। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में गद्दी के ऊपर बैठते हैं। अब 65 वर्ष की आयु में बोला जाता है कि ये अंतिम मुगल शासक था जो बहुत पढ़ा लिखा भी था, बहुत कुशल भी था, और साम्राज्य को सही से संभालना जानता भी था। और यही वो शासक था जिसके समय में मुगल साम्राज्य थोड़ा बहुत स्थापित रहा भी, और इसके बाद में लगातार गिरता चला गया, ठीक है। अब हमने देखा कि मोहम्मद आजम शाह का बनाया हुआ मराठा का जो पूरा संगठन था वो किसके काम आएगा? बहादुर शाह प्रथम के काम आएगा। तो बहादुर शाह प्रथम को सपोर्ट मिला मराठाओं का, इन्होंने मराठाओं को सरदेशमुखी कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ किसका दिया? सरदेशमुखी। बहादुर शाह राजा है, बहादुर शाह राजा ऑर्डर दे देगा सरदेशमुखी का कर कलेक्ट करना। किसको करेंगे? मराठा लोग इसको कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे? दक्षिण भारत। ये बताने का मतलब ये है कि मराठास की और ज़्यादा ये अपने पास में सहयोग चाहते थे, और सहयोग चाहने के लिए मराठास को बेनिफिट तो देना पड़ेगा ना, फ़ायदा देना पड़ेगा। तो बोले फ़ायदा ले लो तुम, सरदेशमुखी कर जो आएगा उसमें कर हम तुमको भी दे दिया करेंगे, ठीक है। हाँ, मुगल जो है वो मराठा को देंगे। सरदेशमुखी का देखो कर कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? भूमि से। भूमि से कलेक्ट कौन करेंगे? अधिकारी लोग। अधिकारी किसके हैं? मुगलों के हैं। तो जो अधिकारी लोग कर कलेक्ट करेंगे, जितना भी कर आएगा सत्ता के पास में, मुगलों के पास में, वो मुगल उसमें से उठा के दे दिया करेंगे मराठा से, और वो ही कहलाएगा सरदेशमुखी कर, ठीक है। तो इसको बोलते थे सरदेशमुखी। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में मराठास की पावर यहाँ पे थोड़ी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि कर इकट्ठा करने की पावर उनके पास में पहुँच रही है धीरे धीरे, ठीक। तो मराठास कैसे पावरफुल हो रहे हैं ये भी हमको यहाँ साथ में दिखता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरदेशमुखी कर ये मराठास को भी मिल रहा है। बहादुर शाह एक काम और करता है, यहाँ पे जो जाट होते हैं, सिख होते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं ये मराठास को है, और थोड़ा बहुत राजपूत।
इन सबके साथ में शांति समझौता बनाता है, ठीक है, सबके पास में एक पीस ट्रीटी का संदेश भेजता है और सभी लोग ये पीस ट्रीटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो जो लोग औरंगजेब के समय में सब इनके विपरीत जा चुके थे, वो लोग धीरे धीरे बहादुर शाह के समय में इन लोगों के साथ में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सपोर्ट तो मिल रहा है अपोजिशन से पूरा का पूरा, उसके बाद में मुगल कैसे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। कारण बताता हूँ अब, सबसे बड़ा कारण इनके समय में एक राइटर था जिसका नाम था कफ़ी खान, ठीक है, ये एक पोएट टाइप का था, किताबें लिखा करता था, नाम था इसका कफ़ी खान। इसने बहादुर शाह जफर को एक टाइटल दिया था शाह बेखबर। शाह बेखबर किसको बोलते हैं? मीनिंग क्या होता है? जिसको कोई खबर ना, हाँ, जिसको अपने शासन की खबर, मतलब उसके शासन काल में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसको इस सब चीज़ों की खबर ना, ठीक है, या उसको इस सब चीज़ों के बारे में ज्ञान ना हो, ऐसे लोग शाह बेखबर कहलाएंगे। तो इसको एक टाइटल दिया गया था शाह बेखबर। अभी हाँ, बहादुर शाह कफ़ी खान का दिया था। अभी देखिए क्या होगा, 4-5 मुगल पढ़ेंगे हम लोग, 4-5 मुगलों के अलग अलग तरीके के टाइटल सामने जब आपके आएंगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे इनका बंटाधार तो होना ही था, ठीक है, क्योंकि किसी को लंपट मूर्ख बोला जा रहा है, ठीक है, किसी को रंगीला बोला जा रहा है। तो इस तरीके के जब टाइटल मुगलों को मिलना शुरू हो गए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मुगलों का बंटाधार होना शुरू हो गया। एक ज़माना था कि मुगलों को मिलता था अजीम व शान शहनशाह, मिलता था, और आज के समय में लंपट मूर्ख, ठीक। तो बहुत बड़ा डिफरेंस एक आ चुका था, तो उससे समझ आ रहा है कि मुगलों का विक्टम हो रहा है, ठीक है। इसको शाह बेखबर कहने के पीछे कफ़ी खान का लॉजिक ये था, क्योंकि शाह बेखबर मतलब अपने शासन से अनजान, अपने शासन व्यवस्था से अनजान। उसका मतलब ये है कि इसके शासन में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी या जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो भी होती थी, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो होती थी उस सब पे कंट्रोल जो आ गया था वो अब थोड़ा बहुत नोबल्स का आ चुका था। नोबल्स हम लोग कहते हैं जो हायर पोस्ट पे होते हैं आफ्टर किंग, ठीक है, किंग के बाद में जो वजीर होते थे, ठीक है, या जो भी हम लोग सेनापति कमांडर इन चीफ कहते हैं जिनको, उन लोगों के हाथ में ये कंट्रोल धीरे धीरे जाने लगा था। तो ये कंट्रोल जब उन लोगों के हाथ में जाने लगा, इसी बात से यहाँ पे कफ़ी खान ने इनको टाइटल दिया था शाह बेखबर, ठीक है। और वैसे भी 65 वर्ष की अवस्था में कौन सा राजा तलवार लेकर युद्ध करने निकलेगा, ठीक है, तो मुश्किल ही था इनके लिए आगे चल के युद्ध करवाना। तो ये लगभग 70 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है, और ये 70 साल की उम्र में देहांत के बाद में यहाँ पे जो अगला शासक रूल करने आता है, कौन सा बताया था दूसरा? जहांदार शाह। 1712 से लेके 1713 तक, ठीक है। अब जैसा देखो मैंने बताया कि नोबल्स का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जहांदार शाह को गद्दी पे बैठाने वाला जो राजा था, जो नोबल था, उसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान वजीर थे उस समय मुगल सत्ता के अंदर, ठीक है, और ये नोबल थे, वन ऑफ द नोबल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अकबर के समय में 9 रत्न रहते थे, ठीक है, और इसी तरीके से और भी शासकों के समय में पढ़ते हैं तमाम तरीके के रत्न रहते थे, वैसे वन ऑफ द रत्न ये भी थे मुगलों के दौरान। तो इनको वजीर की पोस्ट दे दी गई थी जुल्फिकार खान, ठीक है। हाँ, तो जुल्फिकार खान वो पर्सन है जिसने यहाँ पे गद्दी पे किसको बैठाला है? जहांदार शाह। जहांदार शाह मात्र 1 साल के लिए गद्दी के ऊपर आता है, लेकिन इस 1 साल के अंदर शासन के अंदर काफ़ी उथल पुथल होती है। उथल पुथल का मतलब एक कर मैंने आप लोग को बताया था जिसका नाम था जजिया, बताया था। तो जजिया कर प्रथम बार उत्तरकालीन मुगलों ने जो समाप्त किया था वो ये थे जहांदार शाह। जहांदार शाह ने कुछ ऐसी अपनी टेरिटरीज उनमें से जजिया कर को समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जजिया कर कुछ प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं कि जहांदार शाह ने जजिया कर को कुछ प्रांतों में समाप्त कर दिया था। पूर्णतः समाप्त करने के लिए भी आएंगे आपके मोहम्मद शाह,
मोहम्मद शाह के समय में। जुल्फ़िकार खान वज़ीर थे। वज़ीर का मतलब होता है सेनापति, जो सबसे उच्चतम सेनापति होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है। हाँ हाँ मोहम्मद शाह उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे समाप्त ही मतलब है उनका लिखने का। जो हिडन वर्ड है वो समाप्त है पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से। अगर आंशिक लिखते वो तो क्लियर करके लिखते आप कि मतलब आंशिक ही पूछना चाहते हो आपसे। ठीक है। जजिया कर 3 तरीके से समाप्त हुआ है। अभी जहांदार शाह समाप्त कर रहे हैं, अभी इसके बाद में फर्रुखशियर आएंगे। फर्रुखशियर ने भी कुछ प्रांतों में समाप्त किया। ठीक है। उसके बाद में फाइनली इसको समाप्त करने वाले फिर हम लोग बात करेंगे किसने किया। ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जजिया कर को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। कुछ टेरिटरीज में समाप्त किया गया था। दूसरी चीज़ अभी हमने देखा था सरदेश मुखी का अधिकार मिला हुआ था मुगलों को। अब यहाँ पे सरदेश मुखी के साथ में चौथ का भी अधिकार मिल गया। एक कर और होता है जिसको हम लोग चौथ बोलते हैं। ठीक है। चौथ। ठीक। चौथ बोलते हैं, जैसे चौथा लिखा जाता है, हटा दो बस चौथ। ठीक। बस चौथ। अब ये चौथ कर क्या होता है, क्या ये सरदेश मुखी से थोड़ा अलग था? बिल्कुल अलग था। दोनों करों में एक विभिन्नता है, एक असमानता है। वो असमानता ये, पहली बात तो ये दोनों कर दक्षिण भारत से कलेक्ट किए जाते थे। दक्कन जिसको औरंगज़ेब ने अपने अधिकार में ले लिया था, वहाँ से 2 तरीके के कर कलेक्ट किए जाते थे। एक था सरदेश मुखी और एक का क्या नाम था, चौथ। ठीक है। सरदेश मुखी का अधिकार मिल चुका था मुगलों के से पहले ही मराठाओं को। जहांदार शाह के समय में ये अधिकार सरदेश मुखी से चौथ तक पहुँच चुका। ठीक है। दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में कभी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन औरंगज़ेब ने दक्षिण भारत हम किसको काउंट करते हैं? दक्षिण भारत केरला कर्नाटका ही नहीं है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र की भी कुछ टेरिटरी आती है, और महाराष्ट्र के नीचे का जितना भी पार्ट है वो सब दक्षिण भारत कहलाता है। तो महाराष्ट्र, गोलकोंडा और ये बीजापुर, ये सब चीज़ें जो है ये सब औरंगज़ेब ले चुका। औरंगज़ेब ने अपना सारा का सारा धन बर्बाद कर दिया इसमें, तो क्या इतना भी नहीं जीतेगा? इतना तो जीत ही जाएगा ना। तो कुछ प्रांत बच गए थे, लेकिन आधा ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उसको मिल गया था वहाँ। ठीक। हाँ, तो कुछ अधिकार दक्षिण का मिल गया। तो दक्षिण भारत जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मत समझिए केरला कर्नाटका या वहाँ तक चले जा रहे हैं ये लोग श्रीलंका तक कर लेने, है ना। तो श्रीलंका नहीं जा रहे थे कर लेने, बस दक्षिण भारत का मतलब औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बीजापुर, गोलकोंडा यहीं तक जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात अब जहांदार शाह के समय से चौथ देना भी शुरू करते हैं। ठीक है। चौथ सिर्फ और सिर्फ मुगल कलेक्ट किया करते हैं। नहीं, देखिए होता क्या है, सरदेश मुखी और चौथ बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। आप लोग को याद होगा कि यात्रा कर कुछ लगता है, यात्रा कर कुछ होता है। यात्रा कर क्या लगा करता था कि जब हम लोग किसी धार्मिक स्थान में विजिट करने जाते थे, तो जैसे हम लोग अगर अभी यहाँ से जाएँ पीलीभीत से, और पीलीभीत से हम लोग को जाना है, हम लोग मान लें कि हम लोग को कश्मीर जाना है, कश्मीर जाके दर्शन करने हम लोगों को, तो अगर हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाते थे तो हमसे मुगल कई तरीके के कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। यहीं अगर हम लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाते थे तो ऐसे कर वहाँ पे भी लिया जाते थे। यात्रा कर जिसको बोलते थे, धार्मिक प्लेस पे विजिट करने के। जैसे अगर मैंने बताया था ना विजयनगर साम्राज्य के दौरान वहाँ पे बहुत तरीके के मंदिर स्थापित हुए थे। उन मंदिर के अलावा शंकराचार्य का वहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं निवास था, तो लोग वहाँ पे उनकी आस्था में वहाँ विजिट करने जाते थे। तो ऐसे लोगों से वहाँ पे कर लिए जाते थे, यात्रा कर जिसको बोलते थे। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब जो यात्रा कर लिए जाते थे वो हिंदू समाज से लिए जा रहे हैं, अगर वो आस्था के प्रति जा रहे हैं अपने, तो मराठा कहते थे कि हिंदू समाज से लिए जाने वाले कर को मुगल अकेला अपने पास नहीं रख सकते, वो हमको भी देना चाहिए, हमारा भी अधिकार उनके ऊपर होता है। तो मराठा यहाँ चाहते थे उस अधिकार को लेना, तो यहाँ मुगलों ने उनको कुछ अधिकार दे दिए सरदेश मुखी और चौथ के नाम पे। यात्रा कर पहला पार्ट था जिसका। दूसरा पार्ट था वहाँ की भूमि। अब उन भूमि के ऊपर हिंदू शासक रूल किया करते थे। जैसे हम लोग बात करें, अगर गोलकोंडा एक जगह है, गोलकोंडा के अंदर मुगलों के अधीन में जब आए थे तो अजीत सिंह के हाथों में गोलकोंडा की सत्ता सौंप दी गई। मेवाड़ की सत्ता यहाँ पे जयसिंह के हाथों में सौंप दी गई। तो ये हिंदू शासक है। इन हिंदू शासकों जिस भी भूमि पे राज करते थे वहाँ पे राज कलेक्ट करने वाले शासक कौन है? हिंदू। तो हिंदुओं से कलेक्ट किए जाने वाले कर को
मुगल अपने पास क्यों रखेंगे, वो भी मराठास को बांटना चाहिए। तो जो भी कलेक्ट होके यहाँ से जितनी भी भूमि से कलेक्ट होके कर जाता था वो किसके बीच में बंटता था, मुगलों और मराठा के बीच में। उसी को हाँ, सरदेशमुखी जो था वो लैंड और उसकी ज़मीन के ऊपर लगने वाले कर को भी कहा जाता था। किसानी जो करते थे लोग, किसान थे, उसको बोला करते थे। चौथ का मतलब था यात्रा, जब ट्रांसफ़र किया करते थे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, और ख़ास करके जो धार्मिक यात्रा हुआ करती थी उसको लेके होता था। ठीक है, तो सरदेशमुखी और चौथ का इस तरीके का कलेक्शन जिस पे मराठाज अपना कंट्रोल समझते थे, उसको ये लोग लेना चाहते थे मुगलों से। और मुगलों ने किसी भी तरीके से अभी यहाँ पे मना नहीं किया। औरंगजेब होता मना कर देता, औरंगजेब ने मना भी कर दिया था, तभी इतना डिस्प्यूट हुआ। लेकिन उत्तरकालीन मुगल मना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मराठा से अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मना नहीं करते। नहीं, एक भाग था, एक चौथाई बोला जाता है, चौथ को बोला जाता है एक चौथाई का। ठीक है, चौथ का मतलब होता है एक चौथाई का। ठीक है, सरदेशमुखी का मतलब होता है कि 50% का, मतलब 50% ज़्यादा कर आप उसको दे देंगे, मराठास को दे देंगे। इस तरीके से करों का विभाजन हुआ करता था। ठीक, तो इतना डिटेल में पूछेगा नहीं आपसे, उतना अंदर मत जाओ। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उतना याद रखो अभी फिलहाल। ठीक, तो जहांदार शाह के समय में दो इम्पोर्टेंट घटनाएं, एक तो जजिया कर को आंशिक रूप से समाप्त करना है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे चौथ का भी अधिकार मराठास को मिल गया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट घटना क्या है, हमने देख लिया कि नोबल्स जो है, वजीर जो है या सेनापति जो है, डायरेक्टली वो मुगल शासक को बना रहा है। ये बात भी हम लोगों ने देखी। अब देखिए, जब इनको वजीर बना रहा है तो शासन इनके हाथों में नहीं रहेगा, शासन वजीर के हाथ में चला जाएगा। तो जुल्फिकार खां यहाँ से शासन संभाल रहे, जहांदार शाह से बैठ के देख रहे हैं। तो जहांदार शाह को यहाँ पे एक टाइटल दिया गया था, क्या टाइटल था वो, लंपट मूर्ख। अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्गस्टिंग कावर्ड। ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्गस्टिंग कावर्ड। मतलब लंपट मूर्ख का मतलब यही था कि एक तो इनके अंदर कमी ये थी कि अपने शासन व्यवस्था को समझ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से इन्हें मूर्ख बोला जाता था। अधिकार जुल्फिकार खान के हाथों में था। दूसरी चीज़, इनका ज़्यादातर जो ध्यान था वो था मनोरंजन। ठीक है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, ये गेम कराया करते थे। ठीक है, अब क्या होते थे, दो मुर्गों को पकड़ के ले आते थे, लड़ाया करते थे बैठ के आपस। ठीक, ये मुगल बादशाह कर रहे हैं, सोचिए जरा। ठीक, मुर्गों लड़ाते थे, मुर्गों को लड़ाते थे बैठ के। ठीक है, अब मुर्गों, अरे मुर्गों की लड़ाई नहीं देखी गाँवों में तुम लोग, होती है वो आपस में, और उसके ऊपर सट्टा लगता है, जुआ लगता है। ठीक है, कि हमारा मुर्गा जीता तो तुम जीतो, इतने रुपए जीत जाओगे, ऐसा होता है ना। तो ये सब काम कौन करते हैं, ये सब काम तो जो वहाँ के जुआरी होते हैं वो सब लोग करते हैं। ठीक है, अब ये काम कौन कर रहा था, खुद मुगल शासक कर रहा है, क्योंकि सत्ता तो जुल्फिकार खान संभाल रहा है। ठीक है, ये खाली बैठे हुए, इनका टाइम कैसे पास हो, तो टाइम मनोरंजन से पास करते थे। तो इनका ज़्यादातर समय मनोरंजन में जाता था। मनोरंजन के अलावा इनको नृत्य का भी शौक था। ठीक है नृत्य का भी शौक था, नृत्य भी किया करते थे, नृत्य को देखना भी पसंद था इन्हें। इनको अपने साम्राज्य के अंदर एक नाम है लाल कुंवरी। ठीक है, या लाल कुंवर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये महिला थी, इनसे ये काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, लाल कुंवरी या लाल कुंवर नाम है, एक महिला है जिनसे ये काफ़ी प्रभावित थे। ना तो इनकी ये वाइफ है, ठीक है, और ना ही इनकी कोई गुलाम वगैरह थी। बस मैंने बोला ना नृत्य का शौक था, तो उसी के थ्रू इनको ये पसंद आ गई। अब जो लाल कुंवरी कहा करती थी, अगला डिसीजन इनका मुगल साम्राज्य के अंदर वही हुआ करता। ठीक है, तो लाल कुंवरी ने बोला अगले दिन कि मुर्गों की लड़ाई में तुम्हें इस बार $1,00,000 लगा दूँ, तो ये जाके $1,00,000 लगा दिया करते थे। ठीक है, मतलब लाल कुंवरी के कहने पे ये अपने साम्राज्य को चला रहे थे। इसी वजह से इनको एक टाइटल दिया गया था लंपट मूर्ख का। ठीक है, इसलिए इनको एक टाइटल दिया गया था लंपट मूर्ख। और लंपट का एक्चुअल माना ही होता है, लंपट का एक्चुअल माना ही होता है, जिसको करेक्टरलेस बोला था भी अरुण ने थोड़ी देर। ठीक है, वो मतलब ही वही होता है, डिस्गस्टिंग या करेक्टरलेस।
क्या चीज़? हाँ, सरदेश मुख की चौथ से मिल जाता था इन्हें अच्छा खासा। देखो मुगलों के विघटन के कारण क्या थे, कुछ कारण देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें बड़े कारण आर्थिक ही थे। आर्थिक कारण इसलिए थे, पहले ही मुगलों का खजाना खाली हो चुका था, उसके बाद में इन लोगों ने दूसरों का फेवर लेने के लिए जैसे मराठास का, सिख का, जाट का, कई तरीके के कर समाप्त भी कर दिए। अब ये कर समाप्त करेंगे तो ये कर समाप्त करेंगे किसके ऊपर असर आएगा? जो मुगल सत्ता के अंदर महाराज हैं, राजा बैठे हुए हैं, या मुगल की जो आर्मी है, सेना है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए आर्थिकी का फर्क इनके ऊपर पड़ना शुरू हो गया था इसी वजह से। ठीक, तीसरे राजा कौन है? तेज बोलो। मनमाने ढंग से राजस्व वसूलने की प्रणाली किसने शुरू करी? लेटर मुगल्स में पूछ रहा हो या पहले वाले मुगल्स में पूछ रहा हो? उत्तरकालीन मुगल्स में पूछ रहा है। उत्तरकालीन मुगल्स में फर्रुखसियर के बाद में कोई भी शासक इतना प्रभावी नहीं था कि वो अपने मनमर्जी से राजस्व व्यवस्था को लागू कर पाता। ठीक है, तो फर्रुखसियर के समय में आएंगे सैयद ब्रदर्स, अभी अभी पढ़ेंगे आप। ठीक है, सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु आएंगे, तो ये कर व्यवस्था लागू करने वाले सैयद बंधु ही है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। फर्रुखसियर का शासनकाल है, कहाँ तक पढ़ लिया था? 1713 से 1719। ठीक है, फर्रुखसियर जहांदार शाह का भतीजा है। ठीक है, जहांदार शाह का ये भतीजा है। तो शासन के ऊपर ये शासन करने कैसे आता है? ये विद्रोह करता है सबसे पहले, और विद्रोह में इसको समर्थन मिलता है 2 वजीरों का, जो 2 वजीर फर्रुखसियर के फादर के साम्राज्य के अंदर उनके वजीर रहा करते थे। ठीक है, तो हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हमको ये समझना है 2 सैयद बंधु हैं। कोई कौन है? 2 सैयद बंधु हैं यहाँ। ठीक, सैयद बंधु है। एक का नाम था अब्दुल्ला खान, एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। हाँ, अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, सैयद ब्रदर्स बोलते हैं हम लोग इनको, या सैयद बंधु बोलते हैं। ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने जहांदार शाह को गद्दी से डिपोज करवाया, हटवाया, और किसको बैठलवाया? फर्रुखसियर को बैठलवाया। तो अब देख लीजिए, राजा बनाने में नोबल्स का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जुल्फिकार खान को मार दिया जाता है, जहांदार शाह को मार दिया जाता है, अगला शासक फर्रुखसियर को बना दिया जाता है, किसकी मदद से? सैयद बंधु। भारतीय इतिहास के अंदर बंधु या ब्रदर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है बार बार। जैसे विजयनगर साम्राज्य में 2 भाई थे, कौन? हरिहर और बुक्का। ठीक, सैयद ब्रदर्स में 2 भाई हम लोग देख रहे हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट में 2 भाई हैं, कौन? शौकत अली और अली ब्रदर्स जिनको बोला जाता था। ठीक है, शौकत अली खान जिनका नाम था, और अहमद अली खान। ठीक है, ये दो ब्रदर्स हैं, इनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो भाइयों का बहुत रोल रहा है इतिहास के अंदर, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो भाई देखिए, ये लोग तो इनको बना देते हैं अगला शासक। फर्रुखसियर को गद्दी मिल जाती है। हाँ, बहादुर शाह की स्वतः मौत हुई थी, 70 साल का हो चुका था, 70 साल। हाँ जी, तो पहले फर्रुखसियर का टाइटल बता दो, फिर बात करेंगे। घृणित काया।
इनको बोला जाता था घृणित कायम, ठीक है, घृणित कायम। अभी पता लगेगा अच्छे काम किया। ठीक है, 1713 से लेके 1719 ये इनका कार्यकाल है। इनको बैठाने वाले गद्दी पे सैयद बंधु है। सैयद बंधु के बाद में जब इनको बिठाया जाता है गद्दी पे, तो गद्दी पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? सैयद बंधुओं का रहेगा। सैयद बंधु जो चाहते थे इनसे वो ये करा करते थे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, घृणित कायर का टाइटल इनको इस वजह से मिला था क्योंकि दरबार के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन सुनाना होता था, बोलना होता था, कुछ भी बताना होता था, उससे पहले ये बीच में बैठ के एक तरफ इस वाले सैयद ब्रदर को देखते थे, एक तरफ इस वाले सैयद ब्रदर को देखते थे, और हाँ, जो वो लोग कहा करते थे उसके हिसाब से जनता के ऊपर वही थोप दिया करते थे, ठीक है। तो इनके पर्सनल डिसीजन कुछ भी थे नहीं, ठीक। तो उसकी वजह से ये जो थे यहाँ पे घृणित कायर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे सैयद ब्रदर्स ने बोला जनता के ऊपर कर बढ़ा देना चाहिए, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जनता के ऊपर कर भी बढ़ा दिया। लेकिन एक काम अच्छा हुआ इनके समय में, वो काम अच्छा हुआ था, यही जो जजिया कर की हम लोग बात कर रहे हैं, इस जजिया कर को लगभग 6 प्रांतों में समाप्त किया गया। जजिया कर को 6 प्रांतों में अप्रोक्स समाप्त किया गया था, और ये समाप्त करने वाला बादशाह नहीं था, ये सैयद ब्रदर्स ने समाप्त किया था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सैयद बंधुओं ने इसको समाप्त किया था। तो अपनी मनमर्जी से टैक्स लगाना, टैक्स को हटाना, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? सैयद बंधु कर रहे हैं इनके कार्यकाल के अंदर, ठीक। तो फर्रुखसियर को एक अच्छा राजा लोगों ने इतिहास में कहने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें खुलती गई, जिससे पता लगा ये सच में एक बेवकूफ़ और कायर राजा था। कैसे पता लगा? एक स्टोरी है इससे रिलेटेड 1717 की। 1717 में राजा यही दिख रहा है, फर्रुखसियर ही। फर्रुखसियर 1717 में राजा थे, और इसी समय इनके पैर में घाव हुआ था काफ़ी भारी, जिसकी कल थोड़ा सा जिक्र किया था हम लोगों ने। पैर में काफ़ी गहरा घाव हुआ था। अब वो घाव इनका ठीक नहीं हो रहा था, काफ़ी वैद्य हकीमों से इलाज करा चुके थे, तो इस वैद्य हकीमों के इलाज से ना सही हो रहा था, तो इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस समय भारत में थी, सबको पता है ये बात, 1717 का समय चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी इनके पास में आई और इनसे हालचाल पूछा कि भाई बताइए। तो इन्होंने बोला कि मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा है, और अगर मेरा घाव ठीक हो जाता, कोई ठीक कर देता, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे अधिकार दे सकता हूँ, उससे पहले मैं किसी भी तरीके के ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई अधिकार नहीं दूँगा। ये बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हमारे पास में एक डॉक्टर है, ठीक है, हम उससे आपका घाव ठीक करा सकते हैं। तो बोले ठीक है, बुलाओ। उसका नाम था W. हैमिल्टन। W. हैमिल्टन। ये एक अंग्रेजी फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, सर्जन थे। इनको इलाज करना आता था। उस समय का मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में तो पहुंच चुकी थी मेडिकल से रिलेटेड। तो ये भारत आए और इन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया। इलाज करने के बाद वो जो घाव कोई भी ठीक नहीं कर पाया, वो इन्होंने ठीक कर दिया। इससे ये काफ़ी खुश हुए। खुश होने के बाद में मुगलों की आदत थी कि जब किसी चीज़ से प्रसन्न होते थे तो क्या करते थे, कुछ ना कुछ दान दिया करते थे, ऐसी चीज़ें किया करते थे। इन्होंने भारत को ही दान में दे दिया, ठीक है। अभी तक क्या होता था, कोई टेरिटरी दे दो, कोई प्लेस दे दो, किसी भी तरीके का कोई फोर्ट दे दो, या इनाम में सोना चांदी दे दो, ठीक है। या ईस्ट इंडिया कंपनी अगर मांग रही है हमको ट्रेड का अधिकार दे दो, तो ट्रेड का अधिकार दिल्ली पे दे देते, आगरा पे दे देते, या कहीं पे भी दे देते। इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी कर दिया, और वो जो फरमान था उस फरमान के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर जहाँ जहाँ मुगल शासन है, जहाँ जहाँ वहाँ जाके अपनी फैक्ट्री भी खोल सकती है, ट्रेड भी कर सकती है, व्यापार भी कर सकती है, और उसको किसी भी तरीके की कोई रुकावट आती है तो वो फरमान दिखाए,
ठीक है। अब ये आज़ादी इससे पहले भारत में किसी को नहीं मिली, जो आज़ादी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हुई है। अब जब आपने इतनी आज़ादी दी हुई है तो आज़ादी के बदले में कर वसूल करने का सबसे अच्छा मौका था। शायद अगर इस बात पे कर वसूल कर लेते तो मुगल व्यवस्था वापस से फिर से थोड़ी बहुत ठीक हो जाती। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे बोले पर एनम मतलब सालाना 3000 रुपये, जो कि ना के बराबर है, जीरो। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तो वहाँ का पूरा एक साल का बजट उठाया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जिसमें से वो लोग अगर मान लिया जाए 50 लाख खर्चा भी करते थे तब भी 2.5 करोड़ रुपए अपने बचा के लेके जाया करते थे। उसमें से आप उनसे पैसे कितने ले रहे हो, 3000 रुपये, मात्र 3000। तो ये तो ना के बराबर ही है, ठीक। तो इनकी ये गलती भारतीयों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हुई, क्योंकि ये 1717 है और आगे 1757 है। मात्र 40 साल के अंदर अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया, इन मात्र 40 सालों में, ठीक है। तो देखो वार्षिक सालाना, मुगलों का शासक फर्रुखशियर के दौरान लगभग संपूर्ण भारत को कह सकते हैं हम लोग, दक्षिण भारत छोड़ दो, इधर कश्मीर ऊपर अभी जाएगा, अभी है कश्मीर भी, ठीक है। उत्तर भारत छोड़ दो, पूरब भारत छोड़ दो, पूर्वी भारत जो था उसे छोड़ दो, और इधर का थोड़ा बहुत गुजरात की जगह छोड़ दो। गुजरात जो था पुर्तगालियों के हाथों में था, तो वो किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं। तो बाकी जो मिडिल पूरा का पूरा भारत है वो इन्हीं का, बंगाल सब इन्हीं का, ठीक है। तो देखो फर्रुखशियर जो थे, अब फर्रुखशियर ने थोड़ा दिमाग से काम लेने की कोशिश करी। इसके बाद में जब 1717 गुजर गया, इसने सोचा कि सैयद बंधु मेरे ऊपर कंट्रोल बहुत कर रहे हैं, जो वो कहते हैं वो मुझे करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों ना करें कि सैयद ब्रदर्स जो है या सैयद बंधु जो है उनको रास्ते से हटा दिया जाए, ठीक है। अब ये कहने के लिए ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक गुजरात में एक दीवान था जिसको गवर्नर कह सकते हैं हम लोग, जिसका नाम था दाऊद खान। क्या नाम था, दाऊद। ये दाऊद खान को बुलाते हैं और दाऊद खान से कहते हैं कि सैयद ब्रदर्स को मार दो, सैयद बंधुओं को मार दो। दाऊद खान की ये इन्फॉर्मेशन सैयद ब्रदर्स को मारने वाली किसके कानों में पड़ जाती है, सैयद बंधुओं के कानों में पड़ जाती है। सैयद ब्रदर्स को ये बात पता चल जाती है कि फर्रुखशियर हमको मारने वाला है, तो सैयद ब्रदर्स क्या बोलते हैं, ये हमको मारे, इससे पहले इसी को मार के निपटा दो। तो वो क्या करते हैं, फर्रुखशियर को अरेस्ट करते हैं सैयद बंधु। सोचिए सेनापति राजा को अरेस्ट करता है, ठीक, राजा को अरेस्ट करते हैं, उसकी दोनों आंखों में कीले घुसा देते हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं, ठीक है। आंखें फोड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में डालने के बाद कुछ समय बाद इनको जहर दे दिया जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो फर्रुखशियर को सैयद बंधु यहाँ से हटा देते हैं। फर्रुखशियर के बाद में अगला शासक जो लोग गद्दी पे बैठाते हैं वो कौन होता है, रफ़ीउद्दरजात, ठीक है। रफ़ीउद्दरजात 1719 में बैठा था गद्दी पे, ठीक है। इसके बाद में जो गद्दी पे बैठा था कौन था, रफ़ीउद्दरजात, ठीक। रफ़ीउद्दरजात गद्दी के ऊपर बैठता है 1719 में, क्योंकि सैयद ब्रदर्स को सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली राजा चाहिए था, तो वो सैयद ब्रदर्स में से क्या करते हैं ये लोग, इसको बिठा देते हैं। तो ये भी हाँ नहीं अपनी मर्ज़ी से किया है, उसने अपनी मर्ज़ी से किया। सैयद ब्रदर्स इनको देते थे सजेशन, बहुत सारे देते थे, लेकिन कुछ काम तो राजा है बैठा हुआ है, कुछ तो अपनी मर्ज़ी से कर सकता था, ठीक है। ये इसने अपनी मर्ज़ी से किया, ठीक। तो 1719 में रफ़ीउद्दरजात गद्दी के ऊपर बैठता है। हाँ, क्या समझ नहीं आया, लिखा तो था रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दरजात, ठीक है। मात्र 3 महीने के, 3-4 महीने, ये है डेट देखो, फरवरी से लेके जून तक, 1719 फरवरी से लेके जून तक, ठीक है।
तो ये मात्र 3-4 महीने के लिए गद्दी के ऊपर बैठा था। अब ये गद्दी के ऊपर बैठा, गद्दी के ऊपर बैठने के बाद ये एक बीमारी से ग्रसित था, लंग डिजीज थी इसे कुछ, ठीक है। फेफड़े खराब थे इसके, फेफड़े इसलिए खराब थे, बहुत दारू पिया करता था, ठीक है। तो दारू पीते पीते फेफड़े खराब हो चुके थे, तो उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मात्र 4 महीने गद्दी के ऊपर बैठने के बाद में रफ़ीउद दर्जात की मृत्यु हो जाती है। रफ़ीउद दर्जात के बाद में बैठाया जाता है रफ़ीउद दौला। किसको? रफ़ीउद दौला। रफ़ीउद दौला इसका बड़ा भाई था, इसी का, ठीक है। रफ़ीउद दर्जात का बड़ा भाई कौन है? रफ़ीउद दौला। इसी के बाद में रफ़ीउद दौला को बैठाया जाता है। हाँ, कुछ नहीं, क्या कर लेगा 4 महीने? जी 1719 रफ़ीउद दौला 1719। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि बड़े भाई को पहले क्यों नहीं बैठाया, ठीक है। वो सैयद ब्रदर्स की मर्जी, जिसको चाहे पहले बैठाए, ठीक। तो अब जब छोटा भाई मर गया उसके बाद में बड़े भाई को बैठा दिया। रफ़ीउद दौला को गद्दी के ऊपर बैठा दिया, जो जून से लेकर सितंबर तक बैठा। किसने बैठाया? सैयद ब्रदर्स ने। ये तीसरा राजा है जिसको सैयद ब्रदर्स गद्दी पे बैठा रहे हैं, ठीक। इसके बाद में एक और राजा को बैठाएंगे वो लोग, इसलिए इनको एक टाइटल मिल गया। क्या था टाइटल? इनको बोला जाता है किंग मेकर्स, ठीक है। सैयद ब्रदर्स को क्या बोला जाता है? किंग मेकर्स, मतलब राजा बनाने वाले, ठीक है। जिन्होंने राजाओं को बनाया भारत के अंदर, मुगल बादशाहों को बनाया, वो है किंग मेकर्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नाम कुछ भी दे सकता है, अब्दुल्ला खान भी दे सकता है या फिर हुसैन अली खान भी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे जून से लेकर सितंबर तक रफ़ीउद दौला बैठे। रफ़ीउद दौला के भी सितंबर के अंदर यहाँ पे देहांत हो जाता है। देहांत जो होता है अगेन फिर इनको भी लंग डिजीज़ थी, ठीक है। वही फेफड़ों की कैंसर की वजह से ये भी मारे जाते हैं। तो सैयद ब्रदर्स जो हैं एक दूसरे से बात करते हैं कि फ़र्रुख शेर को बैठाया था तो फ़र्रुख शेर ने धोखा दे दिया। रफ़ीउद दर्जात को बैठाया था, रफ़ीउद दर्जात ज़्यादा लंग डिजीज़ की वजह से मर गया। फिर रफ़ीउद दौला को बैठाया, बैठते ही वो भी मर गया। तो ये लोग कहते हैं ये तो पेड़ के पत्ते हो गए, मुगल नहीं हो गए जो झड़ते चले जा रहे हैं। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। बोले किसी ऐसे को ढूंढ के लाओ जो थोड़ा लंबे समय तक टिक पाए, ठीक है। तो बोले थोड़ा लंबे समय तक टिक पाए, चलो ठीक है। बोले तो वो टिकने वाला बंदा होगा बहादुर शाह का वंशज, बहादुर शाह का वंशज। अब बहादुर शाह के पोते थे, बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहा हूँ। बहादुर शाह प्रथम के पोते थे जो इसके बाद गद्दी पे बैठे। कौन थे? मोहम्मद शाह या आलम शाह कह लीजिए। 1719 से लेकर 1748 तक, सही है। तो फाइनली सैयद ब्रदर्स को एक ऐसा राजा मिल गया जो थोड़े समय तक गद्दी पे बैठ सकता है, ठीक है। 1948 तक अच्छा खासा समय इन्होंने गद्दी के ऊपर निकाला, ठीक। अब देखिए मोहम्मद शाह जैसे ही गद्दी पे बैठा, इसको एक बात बता दी बहुत अच्छे से कि सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु जो हैं वो कभी भी मेरा पत्ता काट सकते हैं कि अगर मैं इनके हिसाब से काम नहीं करूँगा तो ये कभी भी मुझे हटा देंगे। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहला काम यही करो कि सैयद बंधुओं को हटा दो। तो सैयद बंधु कैसे हटेंगे? सैयद बंधुओं को हटाने के लिए इन्होंने बहुत सारी रणनीतियाँ रची। उन रणनीतियों में एक रणनीति का पार्ट है निज़ामुल मुल्क। अब आप लोग बताएंगे ये कौन है? हाँ, निज़ामुल मुल्क कौन है? हैदराबाद की स्थापना, अलग उसको इंडिपेंडेंट राज्य बना दो। स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, उसको स्वतंत्र राज्य बनाने वाले, ठीक है। तो स्वतंत्र राज्य निज़ामुल मुल्क ने बनाया। इसकी मैं बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद शाह ने हैदराबाद और बंगाल का जो रीजन था उसका गवर्नर बनाया हुआ था निज़ामुल मुल्क। कहाँ का? हैदराबाद और बंगाल। अब सैयद ब्रदर्स से ये इतना ज़्यादा अग्रेसिव थे कि इन्होंने निज़ामुल मुल्क को बुलाया और निज़ामुल मुल्क को बुला के बोले कि सैयद ब्रदर्स को सबसे पहले निपटाना है किसी भी तरीके से। तो निज़ामुल मुल्क बोले ठीक है निपटा देंगे।
तो निज़ामुल मुल्क को सैयद ब्रदर्स से क्या प्रॉब्लम थी जो ये निपटाने में लगे पड़े थे? उसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताता हूँ, वही बताता हूँ। नहीं, पोस्ट जो थी हेरिडेटरी है ना, हेरिडेटरी पोस्ट का मतलब मुग़ल के बाद मुग़ल ही शासन कर सकता है, कोई दूसरा शासन थोड़ी कर लेगा। तो जब भी अब मुग़ल की जगह किसी नवाब को ला के थोड़ी बैठा दोगे, ये पोस्ट ही हेरिडेटरी है। आप इसके अंदर अगर किसी को बैठाएंगे तो सत्ता पे वही बैठेगा अगर उसका फादर या उसकी जीन से रिलेटेड होगा वो, ठीक है, वही बैठ सकता था। तो मुग़ल ही सिर्फ यहाँ पे रूल करेंगे। सैयद ब्रदर्स सिर्फ अपना रूल चला सकते थे लेकिन गद्दी पे अपने आप को नहीं बैठा सकते। देखिए ये रीज़न था इसकी वजह से, क्योंकि भारत के अंदर मुग़ल सत्ता के अंदर 4 तरीके के अमीरों का यहाँ पे उत्थान होता है। वो 4 तरीके के अमीर जो थे उसमें एक था हिंदुस्तानी। ये 4 तरीके के अमीर हैं भारत के अंदर, जिसमें जो अलग अलग तरीके के समुदाय के लोग हैं वो उसको लीड किया करते हैं। मुग़ल सत्ता है, एक बड़ा शासक है, मुग़ल राजा है। मुग़ल राजा के अंदर दरबार के अंदर बहुत सारे वज़ीर हैं, राजा हैं। ये सारे के सारे वज़ीर राजा कौन होते थे, कहाँ से आते थे? ईरान से आते थे, अफ़गानिस्तान से आते थे, पर्शिया से आते थे, अरब से आते थे, तुर्की से आते थे, ये सब लोग वही थे ना। तो ये लोग जो वहाँ से आए हुए लोग थे वही मुग़ल साम्राज्य के अंदर अलग अलग अमीरों के पदों पे बैठे हुए लोग थे, ठीक है। अब ये तमाम लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे मुग़ल सत्ता के अंतर्गत ही। उसमें से एक संगठन का क्या नाम था? हिंदुस्तानी पार्टी। क्या नाम था? हिंदुस्तानी पार्टी। इस हिंदुस्तानी पार्टी को जो लोग लीड किया करते थे वो थे सैयद बंधु। सैयद बंधु किससे लेना देना था? हिंदुस्तानी पार्टी से, ठीक है। एक हाँ हाँ, एक थे ईरानी, एक वर्ग था ईरानी का वर्ग, ठीक है। एक वर्ग था तुरानी, मुरारी नहीं तुरानी, और एक था अफगानी। ये 4 तरीके के जो दल थे ये मुग़लों के साम्राज्य के अंदर थे उस समय, ठीक है। अगर हम लोग औरंगज़ेब की बात करें, अकबर की बात करें या तमाम और भी राजा जो थे उस समय में किसी भी तरीके के कोई दल नहीं रहा करते। दलों का मतलब सिर्फ क्या होता था, मुग़ल के अधीन है तो मुग़ल से ही लेना देना, ठीक है। कोई दल किसी भी तरीके का नहीं हुआ करता था। लेकिन लेटर मुग़ल्स में 4 दल डिवाइड हो गए थे। हिंदुस्तानी पार्टी वाले चाहते थे कि हम अपने हिसाब से बनाए राजा को, ईरानी चाहते थे हम अपने हिसाब से बनाएं, तुरानी चाहते थे हम बनाएं, और अफ़गानी चाहते थे हम बनाएं। तो ये तमाम तरीके के इनमें मतभेद चलते रहते हैं। अब हिंदुस्तानी पार्टी से कौन थे? सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु। काफ़ी समय से ये लोग राजा बना रहे थे। निज़ामुल मुल्क का नाम यहाँ पे इसलिए आ जाता है क्योंकि निज़ामुल मुल्क का लेना देना था ईरानी दल से। किससे? ईरानी दल से। तो ईरानी दल वाला हिंदुस्तानी दल को हटाना चाहेगा? हटाना चाहेगा कि नहीं हटाना चाहेगा? हाँ, बिल्कुल हटाना चाहिए। तो ईरानी दल हिंदुस्तानी को हटाने के लिए इसलिए निज़ामुल मुल्क बोलते हैं मोहम्मद शाह से कि ठीक है मैं आ जाता हूँ और आने के बाद में आपका यहाँ पे मदद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ईरानी दल। तुरानी दल में एक था दाऊद खान। दाऊद खान यहाँ पे रूल किया करता था तुरानी दल में, ठीक है। अफ़गानी दल में एक कासिम खान था, कासिम खान करता था। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लो 4 संप्रदाय में ये तरीके से बट गया था, 4 गुटों में मुग़ल साम्राज्य बट गया था, ठीक है। अब ये 4 गुट जो थे ये अलग अलग तरीके से लोगों को गद्दी पे बैठाया करते थे, ठीक। निज़ामुल मुल्क आता है सैयद ब्रदर्स में से, सैयद बंधुओं में से जो अब्दुल्ला खान है उसकी हत्या कर देता है 1720 में। कब कर देता है? 1720 में। ये अब्दुल्ला खान 1720 में इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। इनकी हत्या 1720 में हो जाती है। कौन करते हैं? ईरानी दल के लोग कर देते हैं। ईरानी दल में सबसे बड़ा ईरानी दल के लोगों ने की थी, उसमें सबसे बड़ा नाम निज़ामुल मुल्क है, ठीक है। सबसे बड़ा नाम है निज़ामुल मुल्क। बचा कौन? हुसैन अली खान। हुसैन अली खान को अरेस्ट में कर लिया जाता है और अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में 1722 में इसको जहर दे दिया जाता है और जहर देने के बाद में इसकी भी हत्या हो जाती है। तो सैयद बंधुओं का प्रभाव खत्म, सैयद बंधुओं का प्रभाव खत्म। हाँ हाँ
उसको अरेस्ट कर लिया जाता। अब्दुल्ला खान की हत्या कर दी, उसके बाद में हुसैन अली खान को अरेस्ट करा, जेल में डाला और 1722 में उसको जहर दिया। फिर से बता दूं, देखो ये अगला शासक जो शासन करने आया मोहम्मद शाह है। 1719 से लेकर 48 तक ये शासन करेगा, ठीक है। अब 1719 से 48 में प्रभाव किसका है? सैयद बंधुओं का है। तो मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं से निकलना चाहता है, वो चाहता है कि सैयद बंधुओं के प्रभाव से मैं बाहर आ जाऊँ। तो प्रभाव से बाहर आने के लिए वो क्या करता है? निज़ामुल मुल्क को बुलाता है। निज़ामुल मुल्क इसकी मदद करने को तैयार क्यों हो जाते हैं या सैयद बंधुओं को मारने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका गुट ईरानी है और सैयद बंधुओं का गुट कौन सा है? हिंदुस्तानी है। तो ईरानी वाले हिंदुस्तानी को हटाना चाहेंगे कि नहीं हटाना चाहेंगे, इसलिए ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे निज़ामुल मुल्क आता है, आने के बाद में हत्या किसकी कर देता है? अब्दुल्ला खान की हत्या कर देता है। कब? 1720 में। 1720 में अब्दुल्ला खान ख़त्म और 1722 में क्या होता है? उसके बाद में जो हुसैन अली खान है उनको जहर दे दिया जाता है और हुसैन अली खान भी यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। ये बताया मैंने अभी तक आपको, ठीक है। तो 1719 से लेकर 1722 3 साल मोहम्मद शाह ने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ सैयद बंधुओं को समाप्त करने के लिए काम किया, ठीक है। सैयद बंधुओं को समाप्त करने के लिए काम किया। अब 1722 में जैसे ही सैयद बंधुओं को ख़त्म किया जाता है, सैयद बंधुओं को ख़त्म करने के बाद में अगला वज़ीर भी तो नियुक्त करना होगा कि मुग़ल सत्ता में अगला वज़ीर कौन बनेगा? अगला वज़ीर किसको बनाएंगे? निज़ामुल मुल्क को बनाएंगे। 1722 में निज़ामुल मुल्क को अगला वज़ीर बना दिया जाता है, ठीक है। निज़ामुल मुल्क को 1722 में वज़ीर बनाया जाता है। मोहम्मद शाह जो है अपने वज़ीरों के प्रति जो रवैया अपनाते हैं वो काफ़ी क्रूर रवैया होता है, क्योंकि वो डरे हुए हैं किससे? कि सैयद बंधु कंट्रोल करते थे मुग़लों को, अगर मैं फिर से सॉफ्ट हो जाऊंगा इनके साथ में तो फिर से मुझे वज़ीर कंट्रोल करने लगेंगे। तो ये निज़ामुल मुल्क के साथ में काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया अपनाते हैं, जिससे निज़ामुल मुल्क नाराज़ होकर मुग़ल सत्ता छोड़ के चले जाते हैं। निज़ामुल मुल्क सत्ता छोड़ते हैं, छोड़ के कहाँ पहुँच जाते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद को ये एक स्वतंत्र राज्य बना देते हैं। 1724 में स्वतंत्र राज्य बन जाता है हैदराबाद, ठीक है। ये हम लोग को 18वीं शताब्दी के भारत के अंदर पढ़ना है। ये कारण था हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बनाने का। एक कारण है अवध। अवध याद है आप लोगों को? अवध को किसने आज़ाद कराया? सिराजुद्दौला, सादत अली खान। सादत अली खान, ऐसे ही सादत अली खान भी है। सादत अली खान भी मुग़लों के अंडर में थे। मोहम्मद शाह से वो भी ग्रसित हो जाते हैं, वो भी छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद में अवध को इंडिपेंडेंट करा देते हैं जाकर, ठीक। हैदर अली नाम सुना आप लोगों ने? कहाँ के राजा थे? मैसूर के सेनापति थे, बाद में जाके वहाँ पे राज करते हैं। तो ये भी मुग़लों से परेशान थे। इन्होंने भी क्या करा, बाद में जाके 1761 में हैदर अली ने मैसूर को अलग करा दिया। बंगाल, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। ऐसे ही बंगाल में मुर्शिद कुली खान नाराज़ होते, वो मुग़लों से अपने आप को अलग करा लेते। ये वो समय है जब मुग़ल सत्ता पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाती है, मतलब अलग अलग साम्राज्य अपने अपने साम्राज्य को लेके भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये वही काल है। तो मुग़लों के विघटन का एक कारण ये भी हो सकता है कि 18वीं शताब्दी में बहुत सारे स्वतंत्र राज्य बन गए थे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्वतंत्र राज्य। अब उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने 4 नाम बताए आपको, बंगाल, मैसूर, अवध और हैदराबाद। इसी तरीके से पंजाब भी आएगा। पंजाब के साथ साथ में हम लोग देखेंगे मराठास भी। उन सब ने अपने आप को अलग कर दिया, ठीक है। तो मुग़लों के अधीन में अब बचा क्या? मात्र दिल्ली और आगरा, ठीक है। ऊपर की तो सत्ता रह गई, नॉर्थ की बाकी सब तो चली गई। तो ये हुआ था, ठीक। अभी बचा कुचा काम थोड़ा और निपटा दिया आके नादिर शाह ने। 1719 से 48 का समय है। 1719 से 48 का समय है। 1739 इसी के समय में तो आएगा। 1739 के अंदर अटैक होता है, आक्रमण होता है किसका? नादिर शाह। नादिर शाह पर्शिया का राजा था और ये अफगानी मूल से निवास करता था, ठीक है। अफगानी मूल का था और पर्शिया का राजा था।
पर्शिया में एक प्रॉब्लम चल रही थी आर्थिकी वाली, तो वहाँ के जो शासक थे वो आर्थिकी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो वहाँ की व्यवस्था आर्थिकी में काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उनको चाहिए था पैसा। पैसा कैसे मिलेगा? पैसा मिलेगा ऐसे कि आप भारत के ऊपर अटैक करो, भारत में बहुत खजाना है, भारत में बहुत पैसा है, तो भारत से पैसा मिलेगा। तो नादिर शाह ने प्लान बनाया 1739 में भारत पे अटैक करने। भारत पे अटैक करते समय पंजाब और सिंध को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया पहले, ठीक है, पंजाब और सिंध को इसने कंट्रोल में ले लिया। और ये कंट्रोल करता करता कहाँ पहुँच चला आया? दिल्ली। ये पहुँच गया दिल्ली। और जब ये दिल्ली पहुँचा, दिल्ली पहुँचने के बाद में इसका किसके साथ में, मोहम्मद शाह के बाद में साथ में जो एक स्ट्रगल हुआ, वो स्ट्रगल काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं करनाल का युद्ध। याद रखिए, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? नादिर शाह के बीच में और मोहम्मद शाह के बीच में, ठीक है, मुगलों के बीच में हो रहा है, पर्शिया के राजा नादिर शाह के बीच में हो रहा है। कौन सा युद्ध? करनाल का। हाँ, पर्शिया का। करनाल का युद्ध होता है। करनाल के युद्ध के अंदर कौन जीत जाएगा? नादिर शाह जीत जाता है, क्योंकि नादिर शाह जो सेना लेके भारत में आता है वो एक बहुत बड़ी सेना थी, और उस सेना को लाके जब ये भारत में अटैक करता है तो मुगलों के पास में आपको पहले ही पता है कुछ नहीं है, ठीक है, और जो बचा कुचा था वो वॉर में इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, ठीक। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली की सत्ता छीन लेता है नादिर शाह। यहाँ से मोहम्मद शाह भागते हैं, और मोहम्मद शाह भाग के छुप जाते हैं आगरा में, ठीक है, ये छुप जाते हैं कहाँ? आगरा में जाके। जब ये आगरा में जाके छुपते हैं, उसी समय एक अफवाह उड़ती है दिल्ली के अंदर। अफवाह ये उड़ती है कि नादिर शाह मारा गया। क्या अफवाह उड़ती है? नादिर शाह मारा गया। अब नादिर शाह मारा गया, ये अफवाह किसके कानों में पड़ेगी? नादिर शाह। नादिर शाह को जैसे ही ये सुनाई देता है वो गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और क्या करता है? शूट आउट का ऑर्डर दे देता है। कहता दिल्ली की सड़कों पे जो भी दिखे, कोई भी लिविंग बीइंग दिखे, लिविंग बीइंग में जानवर, इंसान जो दिखता था उसको मार दिया जाता, ठीक है। तो बोला जाता है कि लगभग 30,000 लोगों को दिल्ली की सड़कों के ऊपर मार दिया गया था, ठीक है। लोग अपने घरों के बाहर निकलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नादिर शाह का डर नहीं था, वहाँ पे इतनी बदबू आया करती थी कि लोग उससे बाहर नहीं निकला करते थे, क्योंकि लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं था। ये हालत करके गया था नादिर शाह। नादिर शाह जब ये सब कर रहा था भारत के अंदर, तो यहाँ पे अगेन फिर कौन आया? निज़ामुल मुल्क। नाम फिर से याद रखिएगा, निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क आता है, और निज़ामुल मुल्क आके नादिर शाह से बात करता है। नादिर शाह से बात करता है, और नादिर शाह के साथ में यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करता है कि आप भारत से चले जाइए और भारत मुगलों के अधीन में वापस कर दीजिए, ठीक है, और इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तो नादिर शाह कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। कितने? 50 लाख। नादिर शाह डिमांड करता है 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए की डिमांड करता है, 50 लाख रुपए भी लेके जाएगा, तख्ते ताउस भी लेके जाएगा, और कोहिनूर का हीरा भी लेके जाएगा। ये तमाम चीज़ें ये लेके जाएगा। निज़ामुल मुल्क मोहम्मद शाह को बुलाते हैं, और मोहम्मद शाह से कहते हैं कि ये गद्दी वापस करने के लिए तैयार है, आप क्या करो, इसको ये चीज़ पे करो, ठीक है। तो निज़ामुल मुल्क की वजह से मुग़ल को वापस गद्दी के ऊपर बैठा दिया जाता है। कब? 1739 के इस आक्रमण के बाद में वापस से मोहम्मद शाह गद्दी के ऊपर बैठते हैं। नादिर शाह का आक्रमण ख़त्म होता है, लेकिन नादिर शाह भारत से 50 लाख रुपए प्लस तख्ते ताउस। तख्ते ताउस किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहाँ इस पर बैठा करता था, और इसके ऊपर एक हीरा लगा हुआ था जिसको बोलते थे कोहिनूर का हीरा। अभी कहाँ है कोहिनूर? इंग्लैंड में। किसके पास में? महारानी तो मर गई, अभी भी उन्हीं के पास रहेगा। उनकी कबर में थोड़ी गया होगा साथ में। अभी जो किंग बने हैं उसके बाद में, तो किंग ने क्राउन नहीं पहना है, अभी ध्यान रखिएगा, किंग ने क्राउन नहीं पहना, तो वो हीरा क्राउन पे लगा हुआ होता है। बाद में जब से क्वीन के हाथों में ये चला गया था सब कुछ, तो वो हीरे को क्राउन पे लगाया जाता था। तब से वो क्राउन पे, पहले ये तख्त पे लगता था, तख्त के ऊपर लगा हुआ होता था, फिर क्राउन पे लगा होता था। तो वो बर्बाद हुआ। नहीं यार, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी
आबादी आबाद है, आबादी आबाद है। कहाँ गया है तो खत्म हो गया। कहावत होगी लेकिन लॉजिकल नहीं, लॉजिकल नहीं, क्योंकि देख लो संधि का नाम था क्योंकि संधि हुई है दिल्ली के अंदर, तो संधि को बोला जाता है करनाल के युद्ध के बाद में संधि हुई थी, तो दिल्ली करनाल की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो तख्ते ताउस, कोहिनूर और 50 लाख रुपए सब लेके चला गया। मुगलों ने वादा किया कि हम आपको 20 लाख रुपए अभी दे देते इमीडिएट। ठीक है, 20 लाख रुपए कैश दे देते और 10-10 लाख की 3 किस्तें बना दो हमारी। ठीक है, तो किस्तों के फॉर्म में हम लोग 10-10 लाख रुपए आपको दे देंगे। तो पहले 20 लाख रुपए दिए, फिर 10 लाख दिए, फिर 10 लाख दिए, फिर 10 लाख। ठीक है, बहुत है, करोड़ों में, करोड़ों। भारत वापस नहीं ले सकता। भारत कोहिनूर वापस क्यों नहीं ले सकता, कारण बताओ। भारत कोहिनूर वापस क्यों नहीं ले सकता? वाह, गुड। ब्रिटेन के पास इसलिए वापस नहीं ले सकता, कोई कारण तो होगा। डील हो गई थी पहले। 1944 के अंदर एक चार्टर आया था, एटलांटिक चार्टर बोला जाता है उसको। ठीक है, उस चार्टर के दौरान बोला गया युद्ध जितने भी अभी तक हुए और उन युद्धों में जिसके पास में जो संपत्ति चली गई वो संपत्ति पे अधिकार उसी का है। ठीक है, तो ये तो संपत्ति युद्ध में छीनी हुई थी हमसे, कोहिनूर का हीरा तो हमसे युद्ध में छीना गया था, तो युद्ध में छीना गया हीरा हमारे पास में वापस नहीं आ सकता। ठीक है, युद्ध अगर हम लोग वापस से अटैक करें इंग्लैंड के ऊपर और अटैक करके चले और कोहिनूर हीरा छीन लाए तो वो हमारा हो सकता है, लेकिन अटैक कौन करेगा? भारत सरकार। भारत सरकार अभी अटैक नहीं कर सकती, अभी तो पहले हम हैं, अभी बिजी है तो। हाँ, अभी हम लोग पीओके और चाइना से निपट ले पहले। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इंग्लैंड की तरफ, वो बाद में दे दे, खुद ही दे दे। जब वो देखेगा ये लोग तो चाइना को नहीं, ये इंटरनेशनल संधि है ना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, तो वो तो उन्होंने अपनी इच्छा से कर दी वापस। अगर इंग्लैंड अपनी इच्छा से कोहिनूर दे दे तो हम अभी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, इच्छा से दे दी ना उन्होंने। अब यहाँ ज़बरदस्ती नहीं ले सकते ना, हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा ही है। ठीक है, तो क्लेम नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए युद्ध ही करना पड़ेगा दोबारा, तब कोहिनूर हमको वापस मिलेगा। ठीक, तो देखिए इस समय पूरी तरीके से मोहम्मद शाह के समय में जो एक राजा है जिसके समय में सोचा जा रहा था कि मुग़ल सत्ता थोड़ी बहुत बच जाएगी, वो मुग़ल सत्ता पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। 50 लाख रुपए ही थे इनके पास में, वो भी इन्होंने दे दी। ठीक है, उसको भी इन्होंने किस्तों में दिया। तो समझ सकते हो कितनी दयनीय स्थिति होगी इन लोगों की कि किस्तों में जो रुपया वापस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मोहम्मद शाह के समय में काफ़ी साम्राज्य इनका बचा कुचा जो था वो सब लुट चुका था। एक कारण और था साम्राज्य लुटने का, वो कारण था मोहम्मद शाह को टाइटल दिया जाता है रंगीला। मोहम्मद शाह को टाइटल दिया जाता है रंगीला का। ठीक है, अब इनको रंगीला बोला क्यों जाता था? किसी को कहानी पता है कुछ? इनको रंगीला बोला जाता था, कारण क्या था कि मोहम्मद शाह जो थे थोड़ा सा दिमाग से ज़्यादा तेज़ थे। ठीक है, दिमाग से ज़्यादा तेज़ इन द सेंस कह सकते हैं हम लोग कि इनको महिला और पुरुषों में भेद नहीं दिखा करता था। ठीक है, महिला और पुरुषों में भेद नहीं दिखता था, तो कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहन के भी दरबार में आते। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वल समझते थे, तो कहते थे जब पुरुषों के पहन सकता हूँ तो महिलाओं के क्यों नहीं पहन सकते। ठीक है, तो ये कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहन के भी दरबार में चले आते। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बोला इनको ये रंगीला शासक है, रंगीला राजा है, जिसको पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो इस वजह से इनको रंगीला बोला। तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1748 में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में अगला शासक 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, नहीं हो गए तो अभी टाइम नहीं। अगला शासक बताइए कौन है?
अहमद शाह 1748 से 54। अहमद शाह 1748 से 54, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम कोरा है, ठीक है। तो इनको बस यहीं पे समाप्त कर दो। आगे चलेंगे हम लोग तुरंत नए राजा पे। इनका नाम है आलमगीर द्वितीय। 1754 से लेकर 1758। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, लासी हो गया, ठीक है। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए थे, हाँ, लेकिन पानीपत वाला युद्ध नहीं है यहाँ पे, वो मत लगा लीजिएगा भाई, ठीक है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट काम है इनके समय के। पहला जो आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ वो था प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। तो बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य होता है? बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। बंगाल से जो नवाब हैं वो कौन है? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब का नाम सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो गवर्नर है उसका क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्लाइव यहाँ पे गवर्नर होता है। इन दोनों के मध्य एक वॉर होता है। इस वॉर को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्वतंत्र राज्य देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ याद रखो इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, वो एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है, ठीक। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है 2 बार। कितने बार? 2 बार। 2 बार अहमद शाह अब्दाली ने इसके समय में भारत में आक्रमण किया है, तो हम उसको याद रखेंगे। लेकिन अभी उनका किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद मराठों के साथ में नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, ठीक है। इतना बात हमको याद रखनी है। तो आलमगीर द्वितीय के समय में 2 बातें इंपॉर्टेंट। 2 बार अटैक हुआ भारत पे, किसका? अहमद शाह अब्दाली का। और प्लासी का युद्ध हुआ है 1757, ठीक। इसके बाद शाहजहां तृतीय आता है 58 से 59 तक। इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 साल का कार्यकाल है, हमको नहीं पढ़ना है उसको। इसके बाद में कौन आता है? शाह आलम 1759 से लेकर 1806। मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल जो लेटर मुगल्स में रहा वो इसी का था, ठीक है। लेटर मुगल्स में सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसके समय में इम्पोर्टेंट क्या क्या घटनाएं रही हैं? पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला किसके बीच का था? पहला पानीपत का युद्ध बताओ। जी सर, नमस्ते। नहीं नहीं, मैं भी हूँ सर, आइए आराम से आइए, मैं क्लास ले रहा हूँ। पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ है? अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। ईयर कौन सा है? 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 27 में। हाँ, फोन किया। हाँ, तुम्हारे में डाल दो अकाउंट में। अच्छा, हाँ चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब? 1556। 1556 है ना? हाँ, याद रखो, 1556 में तो बैठा। अब ये है पानीपत का तृतीय युद्ध जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध
जो 1761 के अंदर हुआ है, ठीक है, 1761 किसके बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ठीक। चलो 1759 है, तो बात शुरू करते हैं 1760 से। 1760 में एक लड़ाई हुई थी जो फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में हुई, जिसको हम लोग बॉन्डी वॉश का युद्ध कहते हैं, ठीक है, इसका युद्ध कहते हैं बॉन्डी वॉश। 1760 में बॉन्डी वॉश हुआ फ्रांसीसियों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस वॉर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और ना सिर्फ जीतती है बल्कि फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से वॉश भी कर देते हैं, ठीक है। जो फ्रांसीसी सोच रहे थे थोड़ा बहुत भारत पे कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल का सपना यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी चकनाचूर कर देती है, और ये 1760 में बॉन्डी वॉश में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस बात को याद रखिए अच्छे से, बॉन्डी वॉश में कौन जीत जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है। हाँ, शाहजहां तृतीय ने 1 साल का कार्यकाल है, क्या पढ़ोगे उसके, है क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट 1 साल के कार्यकाल को क्या पढ़ोगे। इसके बाद में 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है 1761 में। 2 पार्टी है, एक है मराठा, और मराठा की लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली, पिक्चर देखी पानीपत, तो इसमें अहमद शाह अब्दाली बना हुआ था कौन, संजय दत्त, संजय दत्त नाम है ना उसका, संजय दत्त ही नाम है ना, हाँ। तो अहमद शाह अब्दाली का रोल प्ले किया था उसने, ठीक है। पिक्चर में जो दिखाया गया है वो काल्पनिक है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है काल्पनिक है, लेकिन उसके अंदर जो पावरफुल एक करेक्टर दिखाया है, उस पावरफुल करेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है वहाँ पे। रघुनाथ राव का करेक्टर एक दिखाया गया उसमें। उसके बाद में एक करेक्टर और दिखाया गया इसमें, ठीक है, वो करेक्टर है आपका जिसको हम लोग कहते हैं विश्वनाथ राव, ठीक है, विश्वनाथ राव। ये 2 करेक्टर उसके अंदर दिखाए गए, और विश्वनाथ राव जो बने हुए इसके अंदर, वो कौन बने हुए, कौन हीरो है इसके अंदर, हीरो कौन है इसके अंदर, 2 स्टेट्स का हीरो, नाम बताओ, कोई कपूर है ना, अर्जुन कपूर, ठीक है, अर्जुन कपूर इसमें जो है विश्वनाथ राव का रोल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो करेक्टर दिखाया गया उसके अंदर सच्चाई दिखाई गई है कुछ करेक्टर के अंदर, तो वो करेक्टर को आप लोग देख सकते हो, वो एक सच्चा करेक्टर है उसके अंदर। तो हुआ ये था, ये जो मराठास हैं और ये अहमद शाह अब्दाली का वॉर है, ये पानीपत के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई थी, इसके पीछे एक कहानी थी। वो कहानी क्या थी, जो मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था। मैंने बताया था कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे अफगानों ने अटैक किया था, और अटैक करके यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र को यहाँ पे गवर्नर बना दिया था। अहमद शाह अब्दाली के पुत्र का नाम क्या था, तैमूर शाह। तैमूर शाह कश्मीर का गवर्नर था, और मराठा जो थे भारत के ऊपर अगला राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो मराठास ने बोला ऊपर से शुरू कर दो, ऊपर क्या है, कश्मीर, तो कश्मीर को सबसे पहले मराठा के कंट्रोल में लाता है। तो ये पहुँचे मराठा कहाँ, कश्मीर में कौन पहुँचा था, रघुनाथ राव। कौन पहुँचा था, रघुनाथ राव कश्मीर पहुँचते हैं, तैमूर शाह पे अटैक होता है, और तैमूर शाह पे अटैक होने के बाद में तैमूर शाह यहाँ से भाग जाता है। तैमूर शाह भाग के कहाँ पहुँचेगा, वापस अहमद शाह अब्दाली के पास, और अहमद शाह अब्दाली से बोलता है कि मुझे कश्मीर से भगा दिया गया। कश्मीर से भगाने वाले मराठा होते हैं, तो अहमद शाह अब्दाली वॉर डिक्लेयर कर देता है मुगलों के अगेंस्ट में। बोलता है कि मुगलों के होते हुए मराठा कैसे भारत के अंदर मेरे बेटे को भगा सकते, तो ये मुगलों पे अटैक करने वाले थे। लेकिन मराठा यहाँ पे दीवार बन के बीच में खड़े हो जाते हैं। मराठा कहते हैं कि मुगलों से आपकी कोई भी मतभेद नहीं है, आपका मतभेद हमारे साथ में लड़िए। तो मराठा बीच में खड़े हो जाते हैं आगे। तो ये वॉर मराठा वर्सेस
अहमद शाह अब्दाली होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब आपको ये बात पता है कि रघुनाथ राव ने मराठा पावर को वहाँ पे कश्मीर में स्थापित किया है। तो ये वॉर किसको लड़ना चाहिए था? रघुनाथ राव को लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था ना। तो रघुनाथ राव बोलते हैं कि ये वॉर मैं नहीं लड़ सकता। किसके अगेंस्ट में? अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में। कारण पूछा जाता है, तो कारण बोला जाता है मराठा जो सुप्रीम लीडर थे, कौन थे इस समय? शाहू जी। तो शाहू जी बोलते हैं कि हम आपको 20,000 सैनिक दे सकते हैं और 5 से 10 लाख रुपए की पैसा दे सकते हैं जिससे आप ये वॉर लड़ो। रघुनाथ राव मना कर देते हैं, कहते हैं 20,000 सैनिक बहुत कम है, इन सैनिकों में हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये आप मूवी के चित्रण के अंदर देख भी सकते हैं, ऐसी बातें भी हो रही हैं। तो इसकी जिम्मेदारी लेने आते हैं साथ में विश्वनाथ राव। विश्वनाथ राव को सदाशिवराव भाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सदाशिवराव भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर कौन ले लेता है? सदाशिवराव भाव के ले लेते हैं। तो सदाशिवराव भाव लड़ने जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से। तो ये वॉर होता है पानीपत की भूमि पे, जो कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा की तरफ कौन है? सदाशिवराव भाव। कौन हार जाएगा? ये हार जाएंगे। जीत कौन गया? अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे जीत जाता है। और अहमद शाह अब्दाली जैसे ही जीतता है, वहाँ पे एक बात निश्चित हो जाती है। राइटर्स ने लिखा, बाद में कई सारे हिस्टोरियंस ने लिखा इस चीज़ को, कि पानीपत की तृतीय लड़ाई के बाद में भारत के ऊपर कौन शासन करेगा ये तो नहीं क्लियर हुआ, लेकिन भारत पे कौन शासन नहीं करेगा ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो शासन कौन नहीं करेगा? मराठा नहीं करेगा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया। अब मराठा पावर सिर्फ और सिर्फ नाम की रह जाती है। यहाँ पे जो पेशवा होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं इस वजह से कि मराठा पावर अब अहमद शाह अब्दाली ने कोलैप्स कर दिया। तो उस वजह से मराठास की जो भी जड़ें थी वो समाप्त हो जाती हैं। हालांकि ये रूल करते रहते हैं, लेकिन एक लिमिटेड भूमि की। ठीक है, हाँ। मुगल क्यों आएंगे बीच में? देखो, एक रीज़न ये है कि मराठा अगर इस युद्ध को जीतते तो वो मुगलों को अटैक करके मुगल भी शासन अपने हाथ में लेने वाले थे। पहली चीज़, मराठास यहाँ पे अपनी पावर दिखाना चाहते थे, सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे कि देखो हम अहमद शाह अब्दाली को हरा सकते हैं। और अहमद शाह अब्दाली को हराने का मतलब मुगल सत्ता स्वतः इनके पास में आ जाती बात। ठीक है, तो ये काम होता है। अहमद शाह अब्दाली वो मुगलों को ये बीच में इसलिए नहीं ला रहे थे क्योंकि मुगल सत्ता को इन लोग कंट्रोल में लेना चाहते थे, इस वजह से अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। तो शक्ति प्रदर्शन की वजह से ये नहीं लेते। तो अहमद शाह अब्दाली का रूल जो था वो सौंप के मुगलों को वापस यहाँ से चला जाता है और ये पानीपत की तृतीय युद्ध था, खत्म हो जाता है। इसके बाद में बक्सर का युद्ध इसी के समय में होता है, 1764 बक्सर का युद्ध होता है इसके समय में। बक्सर के युद्ध को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, इसको पॉज कर दो।